एनिमे की शुरुआत वैम्पायर्स के खिलाफ एक डेडली बैटल से होती है, लेकिन वैम्पायर्स का पलड़ा क्लियरली भारी लगता है। उनमें से एक वैम्पायर अपने कमांडर को रिपोर्ट देता है कि उन्होंने लगभग पूरी एनिमी आर्मी को खत्म कर दिया है। इससे साफ हो जाता है कि कोमोरी यूनिट की जीत ऑब्वियस है। कुछ और मेंबर्स भी अपनी शानदार जीत का बोस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत टोक दिया जाता है कि अभी सेलिब्रेशन का समय नहीं है। उनके सीनियर कॉस्टल उन्हें स्कोल्ड करते हैं और कहते हैं कि जब तक फाइनल जीत ना हो जाए तब तक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन के पास हमेशा कोई ना कोई हिडन वेपन रहता है। वो उन्हें समझाते हैं कि ये मॉल नाइट एम्पायर के रूप में उनकी फर्स्ट फाइट है, इसलिए उन्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हारेंगे नहीं, लेकिन विक्ट्री डिक्लेयर करना अभी सही नहीं। फिर वो थ्रोन पर बैठी छोटी लड़की तेरो कोमोरी की ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उनसे अग्री करती है। नेक्स्ट मोमेंट ये बच्ची अपने बेड पर गहरी नींद में पाई जाती है। तेरो कोमोरी गांदिस ब्लड 3 साल से आइसोलेशन में रह रही है और इसका हॉबी है बार बार ये सोचना कि दुनिया इलॉजिकल है। उसका जन्म गैंदिस ब्लड फैमिली में हुआ था, जो मॉल नाइट एम्पायर की सबसे नोबल फैमिलीज में से एक है। उसके परिवार का हिस्ट्री हमेशा मिलिट्री और इंपीरियल रहा है, लेकिन इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिशों के बावजूद वो फेल होती रही। कोमोरी एक वैम्पायर है जिसमें हर क्वालिटी की कमी है। उसके पास ना फिजिकल स्ट्रेंथ है, ना मैजिक, और ना ही वो ब्लड देख सकती है या उसकी स्मेल सह सकती है, जो उसकी मेन नरिशमेंट है। अगर इसे बैड लक कहें तो वो छोटी और वीक भी है, इसलिए उसने वैम्पायर्स की पावर रेस से खुद को अलग कर लिया है। असल में वो आपकी तरह ही है, बस फर्क ये है कि उसकी लाइफ का एक हिडन पर्पस है। कोमोरी अपनी गहरी नींद से तब जागती है जब मॉल नाइट एम्पायर का सिंबल उसके पेट पर चमकता है और उसे इरिटेशन होने लगती है। उसकी कंफ्यूजन घबराहट में बदल जाती है जब अचानक एक स्ट्रेंजर मेड उसके पास खड़ी होकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। मेड अपना नाम विलगेस बताती है, जो रॉयल आर्मी की जूनियर लेफ्टिनेंट है। अब से उसका काम कोमोरी की पर्सनल सर्विस करना है। कोमोरी वॉशरूम जाने के लिए उठती है, लेकिन विलगेस को लगता है ये कोई बिग इमरजेंसी नहीं और इंसिस्ट करती है कि उन्हें सीधे रॉयल कोर्ट जाना चाहिए, जहां कोमोरी की इमीडिएट जरूरत है। कोमोरी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन विलगेस उसकी कोशिशों से अनअफेक्टेड होकर कामली उसकी रिस्ट पकड़ लेती है। तभी कोमोरी के फादर कमरे में एंट्री करते हैं और कहते हैं कि अब से विलगेस उसकी हैंडमेडन होगी, ये महारानी का आदेश है। रिस्ट छोड़ते ही कोमोरी मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। विलगेस आगे आकर क्लियर करती है कि कोमोरी को अब 7 क्रिम्सन लॉर्ड्स में से एक घोषित कर दिया गया है। ये वो पावरफुल वैम्पायर्स हैं जो मॉल नाइट आर्मी को लीड करते हैं। रीजन ये था कि कुछ दिन पहले उसके पिता ने उसे काम करने को कहा था और उसने बोर्ड अंदाज में कहा था कि अगर उसे राजगद्दी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पिता ने अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज किया और क्वीन से बात की। क्वीन ने सीक्रेटली कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर दिया। सीन और भी ड्रामेटिक हो गया क्योंकि क्वीन ने कोमोरी को सोते वक्त क्वाइटली उसे किस करके कॉन्ट्रैक्ट सील किया, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। क्वीन खुद कोमोरी से भी ज्यादा ड्रामेटिक निकलती है। वो चिबी पिक्चर्स के जरिए क्रिम्सन लॉर्ड को रास्ता दिखाने का फैसला करती है। रूल यह है कि एक क्रिम्सन लॉर्ड को हर 3 महीने में किसी एक नेशन से लड़ना और जीतना होता है। अगर वो 100 वॉर्स जीत लेती है तो अगली क्वीन बनने की कैंडिडेट हो सकती है, लेकिन अगर बार बार हारती रही तो उसका एंड तय है। कोमोरी अब 500 सोल्जर्स की लीडर बनती है, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि वो वीक है तो वो उसी पर अटैक कर देंगे। क्वीन को उसकी वीकनेस का पूरा अंदाजा है, इसलिए वो सजेस्ट करती है कि सब मिलकर उसे स्ट्रॉन्ग दिखाने का नाटक करें। विलगेस ओपनली कन्फेस करती है कि वो कोमोरी से पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्यार करती है। कोमोरी को ये ट्रिक लगता है, लेकिन विलगेस उस पर जेन्युइनली ऑब्सेस्ड है। जब कोमोरी अपनी आर्मी को एड्रेस करने जाती है तो उसे ह्यूज डोर ओपन करने में दिक्कत होती है। दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और तभी एक सोल्जर अचानक उस पर हमला करने की कोशिश करता है। कोमोरी डर के मारे पीछे हटती है और डोर सोल्जर की गर्दन पर बंद हो जाता है, जिससे उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। ये कोइंसिडेंस भी बाकी सबके लिए वार्निंग बन जाता है कि कोमोरी से पंगा मत लो। स्पीच में शुरू में गड़बड़ करने के बाद भी वो एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना लेती है। वो अनाउंस करती है कि उसके साथ चलने वाले हर किसी को हैवी रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि अब हर दिन एक बैटल है। उनका फर्स्ट अपोनेंट मंकीज हैं, जिन्हें हराकर वो एक सॉलिड शुरुआत कर सकते हैं। बैटल आसानी से जीत लिया जाता है और कोमोरी अपनी स्ट्रेंथ बिलीवेबल बनाने के लिए एक्सक्यूजेस बनाती रहती है कि उसने पर्सनली फाइट क्यों नहीं की। आर्मी को मोटिवेट करने के लिए वो बड़े बड़े वर्ड्स कहलवाती है। वहां एक रिपोर्टर आता है जो कोमोरी के क्रिम्सन लॉर्ड बनने पर सवाल करता है। कोमोरी उसे ज्यादा पास नहीं आने देती और डिक्लेयर करती है कि उसका सिर्फ एक एम है, बाकी 5 कमांडर्स को डिफीट करना और जल्द ही मॉल नाइट एम्पायर को पूरी दुनिया पर रूल के लिए तैयार करना। सब उसकी बातों से इंप्रेस हो जाते हैं। कोमोरी अपनी वर्ल्ड को इलॉजिकल इसलिए मानती है क्योंकि वहां डेथ और वॉर जैसी रियल कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। 6 देशों में से हर एक के पास एक डार्क कोर है जो मैजिक से डीप वुंड्स और ट्रेजिक डेथ्स को समय के साथ इरेज कर देता है। फिल सही कहता है कि ये वॉर असल में एंटरटेनमेंट वॉर है।
नेक्स्ट डे फिल कोमोरी को उसका न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाता है जिसमें रिपोर्टर ने कैजुअली उसकी एक लाइन ओमोरीज पसंद है को उसके इंटिमिडेटिंग स्पीच में मिक्स कर दिया। फिल ये भी बताता है कि उसे पिछले दिन के मार्टियर से डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं। फिल उससे कहता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। हालांकि उसका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इस समय कोमोरी के लिए और भी बड़ा थ्रेट लगता है। जब कोमोरी काम पर जाने से मना करती है तो फिल कुछ पेपर्स निकालता है और एक वियर्ड पोएम पढ़ना शुरू कर देता है जो स्ट्रॉबेरी मिल्क जैसी लव क्रेविंग पर बेस्ड होती है। ये कविता किसी और ने नहीं बल्कि उसके ब्लैंकेट बुरिटो में छिपे छोटे रेड मास्टर ने लिखी है। फिल उसे वार्न करता है कि अगर कोमोरी अपनी ड्यूटी से भागी तो वो इसे रॉयल कोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कोमोरी फाइनली सरेंडर कर देती है और फिल के साथ जाने को तैयार हो जाती है। उसके क्यूट और वीक एक्सप्रेशंस एक बार फिर फिल के अंदर छिपे डर को बाहर निकाल देते हैं। अब कोमोरी अपनी आर्मी के 3 मेजर ऑफिसर से मिलने की तैयारी करती है। वो पूछती है कि अगला मूव क्या होना चाहिए। पहला ओपिनियन बेलासियस द वुल्फ का है जो कहता है कि उन्हें कंटिन्यूअस वॉर में उतरना चाहिए। उसे पहले एक हत्या के केस में डिमोटेड किया गया था। अगला कोई और नहीं, कोमोरी का एडमायरर कोस्टल है जो देखना चाहता है कि कोमोरी क्या डिसीजन लेगी। वो एक लेफ्टिनेंट है जिसे एक छोटी लड़की की किडनैपिंग सस्पिशन में पदावनत कर दिया गया था। तीसरा है मिस्टर रैपर मेलिंकॉन्सी जो बस कोमोरी के साथ रैप बैटल करना चाहता है। एक महल उड़ाने की असफल कोशिश के कारण उसे भी डिमोटेड कर दिया गया था। उनकी डिमांड्स अपसेट थीं, लेकिन फिल उन्हें बताता है कि कोमोरी उन्हें पिछले युद्ध में उनके प्रयासों के लिए पूरी मदद करेगी। कॉस्टल कई फोटोज लेता है और कोमोरी को ऐसे आउटफिट्स पहनाने की कोशिश करता है जो उसके पुराने आरोपों से जुड़े हों। बालियस अपनी बात पर फर्म रहता है जबकि मेलिंकॉन्सी और कोमोरी एक दूसरे से रैप बैटल में उलझ जाते हैं। कॉरिडोर में चलते हुए कॉस्टल कोमोरी को मिस्टीरियस कहता है जिस पर बालियस पूछता है कि क्यों। वो बताता है कि 3 साल पहले एम्पायर में हुए राइट्स में लगभग 100 लोग मारे गए थे और सभी को सिर्फ एक उंगली से स्ट्राइक किया गया था। कोमोरी पर सस्पिशन इसलिए जाता है क्योंकि बचपन में फिल ने कोमोरी के साथ ऐसा करने की बात कही थी जब वे पहली बार मिले थे। दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो स्टेटमेंट कितना हॉलो था। हालांकि रिकॉर्ड्स और रियल कल्प्रिट अभी भी मिस्ट्री हैं, फिर भी मैसेकर किसी न किसी तरह कोमोरी से जुड़ा लगता है। जैसे ही दोनों पैलेस गेट से बाहर निकलते हैं एक ब्लू हेड मास्क कर्ल्ट खड़ी दिखाई देती है। वो इसे कहते हैं कि पैलेस में एंट्री फॉरबिडन है, लेकिन वो उनकी बात इग्नोर कर देती है और सरप्राइज करती है कि सिक्योरिटी उसकी एक्सपेक्टेशन से बेटर है, वरना वो क्वीन को किल करने के बाद अब तक अंदर पहुंच चुकी होती। वो ओपनली कहती है कि वो जल्द ही उन्हें मार देगी, लेकिन अभी नहीं, वो बस ग्रीड में हिसाब किताब करने आई थी। फिर वो कोमोरी के क्रिम्सन लॉर्ड बनने का जिक्र करती है। दोनों ऑब्वियस रीजंस की उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उनके लिए बहुत फास्ट है। वो मजाक में कहती है कि वो कोमोरी को उसकी शुभकामनाएं दें और फिर वैनिश हो जाती है। बालियस चिंता जताता है जबकि कॉस्टल बस इतना कहता है कि वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये स्पॉइल्ड आदमी अपनी सीमा से बाहर जाकर उसे पकड़ने को तैयार है, बशर्ते उसे तेरा कोमोरी से पैर चाटने का कूपन मिल जाए। नेक्स्ट डे तेरा कोमोरी एग्जॉस्टेड उठती है और बेड से उठना ही नहीं चाहती जब तक कि विल्जेस उसे ये नहीं बता देती कि आज कोमोरी को अपना बीस्ट चुनना है। एक्साइटेड होकर वो स्टेबल में पहुंचती है जहां सभी क्रीचर्स रखे गए हैं। उसकी नजर एक गॉर्जियस सरपेंट पर पड़ती है। कीपर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीचर और कोमोरी पहले से ही दोस्त बन चुके होते हैं। विल्जेस के पूछने पर कीपर बताता है कि ये एक नेटिव ड्रैगन है जो सुप्रीम कैटेगरी में से है और सिर्फ यंग गर्ल्स के प्रति ऑब्सेस्ड है। सीन देखकर ये बात क्लियर हो जाती है। विल्जेस उसका नाम बिसोफ्लस रखती है और पहली राइड शुरू होती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राइड इतनी फास्ट और टफ होगी और वो कंट्रोल खो देती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में बाकी सब हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं जबकि हेल्डस अपना चिकन चबा रहा है और अब भी उस कियोस से अपसेट है जब कोमोरी ने गलती से उसे क्रश कर दिया था। वो बदला लेने की सोचता है, लेकिन फिर से उसकी नई दुश्मन मिस कोमोरी के वाइल्ड बीज द्वारा उसका सिर कुचल दिया जाता है। बीज के गिरते ही कोमोरी भी हवा में उछल जाती है। लकी ये होता है कि उसकी मदद के लिए एक स्किल्ड मेट पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। कंफ्यूज्ड और नॉजियस कोमोरी खुद को संभालने की कोशिश करती है, जबकि नाइट्स कोमोरी के करेज की तारीफ करते हैं कि उसने इतने डेंजरस बीस्ट को फेस किया। कॉस्टल आगे बढ़कर सबकी मेहनत पर जोर देती है और कोमोरी को ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। दूसरे नाइट्स कोमोरी की चर्चा करते हैं कि उसने उनके एरोगेंट साथी को मार दिया था, जिससे कोमोरी स्टंट रह जाती है क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था कि उसने क्या किया। विल्जेस भी यही कहती है कि वो आदमी खुद को बेटर दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे यही झेलना पड़ा। वो आदमी फिर से रिवाइव होता है और कोमोरी पर अटैक करता है।
कुमोरी शॉक में खड़ी रह जाती है और बचने की कोशिश भी नहीं कर पाती, लेकिन विल्जेस की क्विक थिंकिंग हालात संभाल लेती है। कुमोरी को बचाने से पहले विल्जेस उसे स्पिन करके पुश करती है। ये स्पिन एक स्टाइलिश डॉज लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पैर से हेल्डर्स लड़खड़ाता है और बैलेंस कोकम उसकी आंखों पर सीधा चोट खा जाता है। किसी को नहीं पता चलता कि ये सब प्योर कोइंसिडेंस था। कुमोरी उसे वार्न करती है कि अगर वो और नुकसान नहीं चाहता तो उससे क्लैश न करे। ये मानते हुए कि उसने उसे अच्छे से डिफीट कर दिया है, हेल्डर्स अपना ग्लव उसके चेहरे पर फेंक देता है, जिससे उसकी नोज पर रेड मार्क पड़ जाता है और उसे ऑफिशियल डुअल की चैलेंज देता है। कुमोरी जो चैलेंज रिजेक्ट नहीं कर सकती, वहीं फ्रोजन और कंफ्यूज खड़ी रह जाती है। बैटलफील्ड में सभी कुमोरी को चीयर करते हैं और हेल्डर्स को बू करते हैं, लेकिन कुमोरी भीड़ में नर्वस होकर कांपती है। उसके पास एक ईयर पीस है, जबकि विल्जेस उसे दूर से कंफर्ट देती है, कहती है कि बस उस पर ट्रस्ट रखे और ये फाइट बिना मरे जीत जाएगी। जैसे ही हेल्डर्स बाहर आता है वो पेल और सिक दिखता है, पेट पकड़कर भारी कदमों से कुमोरी की ओर बढ़ता है। कुमोरी जेन्युइनली उसकी चिंता करती है और ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि विल्जेस ने उसके फूड में पॉइजन मिला दिया है। जहर खाए जाने, कलरफुल चीजें उगलने और हैवी कदमों से चलने के बावजूद वो कोमोरी को जलाकर ये साबित करने पर तुला है कि वो उससे बेटर है। कोमोरी को डर है कि वो अभी भी उसके पास कैसे पहुंच रहा है, जबकि उसके पास खुद को बचाने का कोई स्किल नहीं है। विल उसे मैजिक का ड्रामा करने के लिए कहता है और सिग्नल पर उंगलियां स्नैप करने को कहता है। जैसे ही वो ऐसा करती है, हेल्डर्स के नीचे जमीन एक पिट में बदल जाती है और वो उसमें गिर जाता है। हर कोई उसके मैजिक से शॉक्ड है और ये भी कि उन्हें उसकी मैजिकल ऑरा का सेंस नहीं होता, यानी वो उसे हाइड करना भी जानती है। खैर, जो चीज मौजूद ही नहीं है उसे छिपाना बहुत ईजी है, लेकिन आर्मी को ये जानने की जरूरत नहीं है। अलाइव हेल्डर्स पिट से बाहर आता है और कोमोरी की ओर क्रॉन करता है, अपने मैजिक से उस पर अटैक करता है। कोमोरी बच पाती है या उसका निशाना सही नहीं बैठता, ये हम कभी नहीं जान सकते। पता चलता है कि विल ने ट्रैप बिछाने के लिए जमीन में 52 गड्ढे खोदे थे, इसलिए वो कोमोरी को ज्यादा इधर उधर न घूमने के लिए कहती है। हालांकि हेल्डर्स और कोमोरी के बीच की थोड़ी सी डिस्टेंस पर फिलहाल कोई पिट नहीं है। ये कोमोरी के लिए कंसर्न की बात है, विल के लिए नहीं। ये बात हेल्डर्स द्वारा फील्ड में बिछाई गई 69 लैंडमाइंस के ब्लास्ट होने से साबित होती है, जिन्हें सबसे लॉयल और डेडिकेटेड मेड ने कभी नोटिस ही नहीं किया। हेल्डर्स फिर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उस तक पहुंचने से ठीक पहले ही मर जाती है। कोमोरी अपनी विक्ट्री की अनाउंसमेंट करती है और सभी उसकी जय जयकार करते हैं। वो विल से कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ चीट कर रही है, लेकिन विल उसे समझाता है कि ये सच है, कोई फीलिंग नहीं। रूडनेस की तो बात ही दूर है। हॉट टब में रिलैक्स करते हुए कोमोरी विल का थैंक्स करने के बारे में सोचती है, जो वहां अपीयर होता है और हमेशा की तरह उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। कोमोरी उसके क्रीपी हैंड्स को देखती है और खुश होती है कि विल उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है और उसे समझा रहा है कि उसे अपनी सर्विस करते हुए मिले स्कार्स दिखाने में शर्म ना आए। कोमोरी विल से पूछती है कि वो हमेशा उससे क्लिंग क्यों करती है और उसे कन्फेस करवाती है कि उसने कोई क्राइम किया है। कोमोरी को लगता है कि वो कुछ इनअप्रोप्रिएट कर रहा है, लेकिन विल की स्माइल कुछ और ही संकेत देती है। हेल्डर्स अपनी फ्रस्ट्रेशन को पीकर दूर कर देता है जब एक मास्क गर्ल उसके बगल में अपीयर होती है और उसे अपने साथ काम करने का इनविटेशन देती है। वो खुद को सबलाइम इनवर्स मून की मिलिसेंट बताती है। एक पार्टी में कोमोरी बेलियास को कंफर्ट देती है कि उसे ऐसी पार्टीज में बुलाए जाने में मजा आता है, क्योंकि ये उसके ड्यूटीज में उसकी सक्सेस का सिंबल है। एम्प्रेस कोमोरी को अपने साथ ले जाती हैं और उससे टॉक करती हैं और उसे बताती हैं कि उसके फादर का गैम्बल कामयाब रहा और उसे एक रेड किंग बनाकर उसे उसकी कैद से बाहर निकाला। वो कोमोरी को एंकरेज करती हैं कि वो 3 साल पहले जैसे डिस्पेयर में न पड़े, क्योंकि अब उसके पास ऐसे लोग हैं जो उससे लव करते हैं और उसकी केयर करते हैं। कोमोरी को 3 साल पहले हुए मैसेकर की एक ग्लिम्स मिलती है, जिसमें मिलिसेंट की एक झलक भी शामिल है, जो आयरॉनिकली वहीं अपीयर होती है और कोमोरी से टॉक करना चाहती है। मास्क के पीछे छिपे पर्सन से अनजान कोमोरी हैप्पी रहने और कैजुअली बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लगता है कि मिलिसेंट में गुड बिहेव करने का पेशेंस नहीं है। वो जल्दी ही अपना मास्क हटा देती है और थ्रेटन करती है कि वो 3 साल पहले हुई घटना का रिवेंज लेने के लिए वापस आई है। फेस देखने के बाद भी कोमोरी कंफ्यूज्ड है, जब तक कि वो गर्ल अपना परिचय देते हुए कोमोरी को अपनी स्कूल लाइफ की हॉरिफाइंग सीन्स नहीं दिखाती। फिर मिलिसेंट कोमोरी पर अटैक करती है, लेकिन बेलियास उसे पुश करके दूर ढकेल देता है और उसकी जगह पर ही स्टैब्ड हो जाता है। वहां केओस मच जाती है। लोग इंजर्ड बेलियस को अनअफेक्टेड लेकिन हैप्पी एम्प्रेस, एक वरिड मेड और एक शॉक्ड रेड किंग को इस इंट्रूडर के सामने छोड़कर भाग जाते हैं। अनियन नाइट जो इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं मारे जाते हैं। मिलिसेंट कोमोरी को मारने की धमकी देती है, लेकिन तभी जब वो उसे सचमुच किल कर सके, क्योंकि वो इनवर्स मून का पार्ट है।
एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो डेड कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम कर रहा है ताकि डेड लोग फिर रिवाइव न हो सकें। फिर वो एक पोर्टल के रास्ते एस्केप कर जाती है। कॉस्टल इस इंट्रूजन और बेलियास के मारे जाने से एंग्री है, लेकिन विल उसे हरी नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि मिलीसेंट के पास एक रिचुअल आइटम है जो डेड को रिसरेक्ट नहीं होने देगी। वो ये भी बताती है कि एक स्पाई है जिसने मिलीसेंट के लिए पैलेस के अंदर ट्रांसफर गेट्स खोल दिए थे, और कोमोरी के सामने ये एक्सक्यूज बनाती है कि वो पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई है। कोमोरी अपने रूम में लेटी हुई अपने पेनफुल स्कूल लाइफ को याद कर रही है, जहां पर एक वीक वैम्पायर होने के कारण वो मिलीसेंट की बुलिंग का मेन टारगेट बनी थी। उसने सब कुछ साइलेंटली सहती रही जब तक कि मिलीसेंट ने उसका पेंडेंट नहीं ले लिया जो उसकी मदर की ओर से एक मेमोरेबल ऑब्जेक्ट था। तभी वो भड़क उठी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं कि जब मिलीसेंट ने उसे किल करने की कोशिश की तब क्या हुआ। कॉस्टल कोमोरी के बालों का यूज करके उसका ट्रेस करता है क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता है। कोमोरी खुद को फिर से बंद करने का डिसीजन लेती है, लेकिन विल उसके फेवरेट राइस ऑमलेट के साथ उससे मिलने आता है। वो उसे एक लेटर देती है जिसमें ये लिखा है कि विल उसके लिए क्यों काम कर रहा है, लेकिन कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ने से पहले ही उसे मिलीसेंट ही स्टैप कर देती है। वो कोमोरी को किल करना चाहती है, लेकिन उससे भी दुखद बात यह है कि वो उसे मिडनाइट तक सिटी कासल के रूइंस में स्थित लैनेली में बुलाती है। वो इंजर्ड विल को हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले जाती है। कोमोरी अपने रूम में बैठी इस डिलेमा में है कि वो हमेशा के लिए बंद रहे या विल को सेव करने के लिए अपनी जान रिस्क में डाल दे। उसे विल द्वारा उसको सपोर्ट किए जाने के फ्लैशबैक्स आते हैं, लेकिन उसे विल द्वारा लिखा गया लेटर ही आगे बढ़ाता है। कोमोरी और विल की मुलाकात 3 साल पहले हुई थी जब विल उनके स्कूल में ट्रांसफर हुआ था और मिलीसेंट उसे टॉर्चर कर रही थी। कोमोरी ने मिलीसेंट को विल को किल करने से रोकने के लिए वॉइस उठाई थी, जिसके रिजल्ट में कोमोरी पर भी अत्याचार किया गया। विल वीक और स्कैर्ड थी, इसलिए उसने साइलेंटली सब कुछ होते देखा और कोमोरी को एक बंद वैम्पायर बनाने के गिल्ड के साथ जी रही थी। यही रीजन है कि जब उसे कोमोरी की सर्विस करने का मौका मिला तो उसने अपनी मिस्टेक्स और क्राइम्स का रिपेंटेंस करने का फैसला किया। हालांकि कोमोरी खुद को वीक समझती है, लेकिन विल के लिए वो सबसे स्ट्रांग और काइंड इंसान है, इसलिए इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि कोमोरी अब उस पर्सन को सेव करने के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती है। कोमोरी अपने घर से बाहर निकलती है और कोस्टल से मिलती है, जो कोमोरी की हेल्प के लिए बेलियास और मेलनकोसी को बुलाता है। कोमोरी बेलियास को हील होते देखकर खुश होती है और तीनों उसका साथ देते हैं, लेकिन वो ये बैटल अकेले फाइट करना चाहती है और बस उनसे आगे बढ़कर जीतने के लिए मोटिवेशन चाहती है। हेल्डर्स जो ट्रेटर था विल को हॉस्टेज के रूप में देखकर एंग्री है और एक ऐसे टेररिस्ट के साथ काम करने का रिग्रेट करता है जो पहले से ही डेड विलेजेस को ब्रूटली नुकसान पहुंचा रहा है। मिलीसेंट हेल्डर्स को ज्यादा बोलने के लिए स्टैप कर देती है, मानो ये कोई कॉमन बात हो। वो अपनी एनिमी को आखिरकार वहां देखकर सेटिस्फाइड होती है। कोमोरी बस विल को सेव करने पर फोकस कर रही है, लेकिन मिलीसेंट उसे ये बताने में थोड़ा टाइम लगाना चाहती है कि वो कोमोरी से इतनी फ्यूरियस क्यों है। 3 साल पहले इसी दिन कोमोरी स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई थी और उसने मिलीसेंट को उससे पहले से भी ज्यादा हेट करने पर मजबूर कर दिया था। मिलीसेंट एक कॉम्पिटिटिव फैमिली की एयर थी और उसके फादर चाहते थे कि वो घांडास ब्लड लाइन के साथ पावर में कम्पीट करे। उन्होंने एक टीचर को अपॉइंट किया ताकि वो उसे रिकाकू लेने के लिए सभी क्रूएल तरीकों का यूज करे, एक ऐसी घटना जिसमें कोई अपनी यूनिक मैजिक से पृथ्वी को क्रश कर सकता है और स्टार्स को शेक कर सकता है। ये एक स्पेशल मेंटल स्टेट से ट्रिगर होता है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग में मोस्टली ऐसे वुंड्स देना शामिल था जो मैजिक से हील नहीं होते, ताकि वो ये एबिलिटी गेन कर सके। लेकिन टफ ट्रेनिंग के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाई और अपने फादर द्वारा उसे होपलेस कहे जाने पर उसका दिल टूट गया। जब मिलीसेंट को पता चला कि विल ने रिकाकू लिबरेशन में उस व्यक्ति की फ्यूचर की भविष्यवाणी की है, तो विल ने हेजिटेशन के साथ मिलीसेंट से कहा कि वो एक पैथेटिक इंसान है। तभी बुलिंग शुरू हुई और बाकी घटनाओं में कोमोरी मिलीसेंट के साइड में खड़ी होती है। उसने कोमोरी को ऐसा नहीं करने के लिए बल्कि उसके कॉन्फिडेंस और रिकाकू लिबरेशन एबिलिटी वाली घांडास ब्लड लाइन की होने के कारण थ्रेटन किया था। मोस्ट बुलिंग उसकी स्पिरिट को मिलीसेंट के सामने बेंड कराने के लिए की जाती थी, लेकिन जब उसने उसका पेंडेंट छीनने की कोशिश की तो रिकाकू लिबरेशन के कारण उसे आगे कुछ भी याद नहीं रहा। जब वो होश में आई तो उसे पता चला कि उसकी डेथ कोमोरी की वजह से हुई थी और कोमोरी के फादर ने उसके फैमिली पर ट्रीजन का आरोप लगाकर उसे देश से एग्जाइल कर दिया था। फैमिली के पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था जब तक कि वे इनवर्स मून नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हो गए। इसलिए वो कोमोरी से जेलस रही क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ सफर करते हुए भी एक ग्रैंड लाइफ जी रही थी। मिलीसेंट के फ्लॉड और पैथेटिक तर्कों से कोमोरी को उस पर पिटी आती है क्योंकि वो पूरी जिंदगी कॉन्फिडेंस की कमी और यूजलेसनेस के साथ जीती रही। हेल्डर्स जाग जाता है और कोमोरी से भाग जाने को कहता है क्योंकि मिलीसेंट द्वारा दिए गए वुंड्स टाइम के साथ हील नहीं हो रहे हैं। हेल्डर्स के ट्रेटर होने के बावजूद वो उसे कहती है कि वो उसे सेव कर लेगी। मिलीसेंट हेल्डर्स को फिर से हर्ट करती है, इसलिए कोमोरी उसे मारने के लिए एक मैजिकल स्टोन फेंकती है ताकि उसे कुछ देर तक मिलीसेंट से कोई डैमेज नहीं पहुंचे। मिलीसेंट मैजिकल स्टोन्स का यूज करने के लिए कोमोरी का मजाक उड़ाती है, लेकिन इससे विल को बचाने और मिलीसेंट को डिफीट करने की उसकी इच्छा में कोई बदलाव नहीं आता। मैजिकल स्टोन्स पर डिपेंड होने के बावजूद कोमोरी कुछ स्ट्राइक्स करने में कामयाब हो जाती है और मिलीसेंट को एक ह्यूज स्टोन के नीचे क्रश भी कर देती है। लेकिन ये सोचना कि अब सब खत्म हो गया है उसकी गलती थी। कोमोरी विल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन मिलीसेंट उसके पैर में डैगर घोप देती है। इससे एनिमी का पलड़ा हैवी हो जाता है और मिलीसेंट इसके बाद कोमोरी को लगातार हर्ट करती रहती है।
मिलीसेंट एक बार फिर ये सोचकर रॉन्ग साबित होती है कि कोमोरी अपने रिकाको लिबरेशन के भरोसे यहाँ आई है, क्योंकि कोमोरी को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो बस एक फ्रेंड को सेव करने आई थी, जबकि उसे पता था कि वो वीक है। इससे एंग्री होकर मिलीसेंट विल को किल करने का डिसीजन लेती है, लेकिन कोमोरी बीच में आ जाती है और एक बार फिर मिलीसेंट के रेज का शिकार बन जाती है। मिलीसेंट उसे लगातार हर्ट करती रहती है जब तक कि एक लास्ट स्ट्राइक में कोमोरी उड़कर विल से टकरा न जाए। कोमोरी वहां हेल्पलेस पड़ी है, मिलीसेंट से हारने और विल को ना बचा पाने पर खुद पर पिटी कर रही है। विल वीकनेस से कोमोरी से कहता है कि वो इतना सैड ना दिखे, अपनी नेक्स्ट मूव में जो भी सजा मिले उसे भुगतने के लिए रेडी है। वो अपना हाथ बांधकर खून बहने देता है, फिर वो कोमोरी के मुंह में ब्लड गिरा देता है। इससे विल को पता चल जाता है कि कोमोरी हार नहीं मानेगी और इसके बाद कोमोरी अपनी रिकाकू लिबरेशन को अवेकन करती है। अगले ही पल कोमोरी का पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाता है और उसमें से इंटेंस मैजिकल पावर फ्लो होने लगती है। मिलीसेंट को अभी भी लगता है कि वो कोमोरी को डिफीट कर सकती है और उस पर अटैक कर देती है, जबकि कोमोरी की आर्मी उसकी हेल्प के लिए दरवाजे की ओर दौड़ती है। ऐसा लगता है कि वो राइट थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वे कोमोरी को मिलीसेंट के स्पेशल कैटेगरी के डिस्ट्रक्टिव फ्लेम अटैक के बारे में वार्न कर सकते थे, लेकिन ये देखने के लिए कि उनका लीडर कितना पावरफुल है। अटैक को डाइवर्ट करने के लिए एक ही ब्लो की जरूरत होती है और मिलीसेंट आगे अटैक नहीं कर पाती क्योंकि कोमोरी उसके मैजिक से उसके हाथ काट देती है। कोमोरी इस क्योस को खत्म करने के लिए प्रिपेयर्ड होकर मिलीसेंट का हेड क्रश कर देती है। थोड़ी देर हो चुकी होती है, लेकिन मिलीसेंट को आखिरकार रियलाइज होता है कि लिबरेशन ऑनेस्ट इमोशन से जुड़ी होती है, जैसे कि अपने लिए इंपॉर्टेंट लोगों के लिए डीप और ट्रू केयर। वो वीक इसलिए थी क्योंकि वो शैलो और ट्रिवियल थी, किसी फूलिश लक की वजह से नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग कोमोरी अपने बेड पर बैंडेज्ड और बगल में बैंडेज्ड विल जागती है। कोमोरी को रिलीफ मिलता है कि विल फाइन है, जबकि विल इस बात पर अड़ा रहता है कि उन्होंने कोमोरी की मदद से विक्ट्री हासिल की है। उसके फादर ने विल को बताया था कि कोमोरी ने 3 साल की उम्र में पहली बार रिकाकू लिबरेशन को इन्वोक किया था और पहली बार ब्लड पिया था, इसलिए उसे हिप्नोटाइज करके ब्लड से हेट कर दी गई थी ताकि वो अपने मैजिक से अनकंट्रोलेबल ना हो जाए। इसलिए उन्होंने उसे उसके रियल टैलेंट के बारे में ना बताने का फैसला किया ताकि उस पर बर्डन ना पड़े। अब सवाल यह है कि विल को क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने खुद को फ्री कर लिया है और कोमोरी की मदद की है। काफी ड्रामा के बाद विल कोमोरी को अपनी मेड बनाकर रखने के लिए उसे अपने ब्लफ में फंसा लेता है, फिर उसे और भी ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि कोमोरी ने विल को हमेशा के लिए अपने साथ रखने का प्रपोजल दिया है। विल को एक बार फिर अपने छोटे बॉस से खरी खोटी सुननी पड़ती है। मिलीसेंट वाली घटना के बाद कोमोरी और विल के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाने के बाद कैरन कोमोरी को अपने पैलेस में बुलाती है। कोमोरी ने एक ऐसी लेखनी पूरी कर ली है जो स्ट्रॉबेरी मिल्क की ग्रेटनेस को भी मात देती है, लेकिन अपनी टोपी संभाल कर रखें, क्योंकि विल ने अपने क्रश को इम्प्रेस करने की ईगरनेस में नग्न अवस्था में इंतजार करने का फैसला किया ताकि अपने यूनिक अंदाज से कोमोरी का दिल जीत सके। बेशक कोमोरी की रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड से कम नहीं थी। इसी बीच लाल आंखों वाली एक ब्लू हेड लड़की अचानक प्रकट होती है जो उसकी मूल एक्सप्लोजन एबिलिटी के एक्टिवेट होने का संकेत देती है। जैसे ही विल और कोमोरी कैरन से मिलने जाते हैं, उनकी मुलाकात जेलिसी पैदा करने वाले मास्क्ड विलन क्रिम्सन लॉर्ड से होती है। पता चलता है कि वो कोमोरी की विक्ट्री की रिदम से खुश नहीं है। उसे लगता है कि कोमोरी सिर्फ दिखावा है, उसमें कोई दम नहीं। अब माफी मांगने की फनी और ऑकवर्ड कोशिश में विल खून से सने बंस और कोमोरी के बेतुके चेहरे वाली एक टी शर्ट देता है जो उसके एक कमांडर की ओर से प्राइसलेस गिफ्ट है। ह्यूमरस ट्विस्ट तब आते हैं जब कोमोरी आखिरकार कैरन से मिलती है, जो मजाक में कोमोरी के मुंह में एक मिकन फ्लेवर्ड आइस पॉप ठूस देती है, ये क्लेम करते हुए कि ये एक इनडायरेक्ट किस है। लेकिन कोमोरी के फादर की एक रात पहले एक टेररिस्ट के हाथों ट्रैजिक मर्डर हो गई थी। सीरियसनेस और सिलीनेस के अजीब मिक्स में कैरन कोमोरी को इस एल्यूसिव टेररिस्ट का पता लगाने का काम देती है जो हाई लेवल अधिकारियों को टारगेट कर रहा है। सिचुएशन की गंभीरता के बावजूद भी कोमोरी अपने कर की स्वभाव के अनुसार एंग्री होकर छुट्टी की जिद करती है। कैरन एक नेगोशिएटर होने के नाते कोमोरी के टेररिस्ट को सक्सेसफुली पकड़ने पर ही छुट्टी का वादा करती है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोमोरी मिशन अकेले न संभाले, कैरन कुछ अनएक्सपेक्टेड टीम वर्क का तड़का लगाती है। आश्चर्यजनक रूप से सेकुना एक चार्मिंग फिगर निकलती है जो विल की याद दिलाती है और कोई सरप्राइज नहीं कि विल, जो अब ग्रीन आइड डीमन है, जेलसी जाहिर करता है क्योंकि कोमोरी सेकुना की ग्रेसफुल अपीयरेंस पर मोहित हो जाती है। सेकुना अपने आकर्षक आउटर फॉर्म के बावजूद खुद को वीक और शाय समझती है, एक बुकवर्म जिसे अनजाने में अपने प्रेडिसेसर को मैजिक से किल करने के बाद क्रिम्सन लॉर्ड की रोल मिल गई। विल की जेलसी और भी इंटेंस हो जाती है जबकि कोमोरी सेकुना की चाम की ओर खींची चली जाती दिखती है। विल के विपरीत सेकुना उतना परवर्टेड नहीं है, उसका बिहेवियर भी काम है और विल तुरंत कोमोरी की सेकुना से बातचीत पर स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाने लगता है, इसे सिर्फ सीरियस मैटर्स तक लिमिट करता है। टेंशन तब बढ़ जाती है जब कोमोरी अपनी 500 सैनिकों वाली आर्मी के साथ जू में डेट पर जाने का प्रपोजल रखती है, बशर्ते वे टेररिस्ट का पता लगा ले। विल, जो क्लियरली डिस्टर्ब्ड और उसके मन में एक नेगेटिव वाइब है, इस घटना से खुश नहीं है। वो इस जॉब में फंसी हुई
हुई है और डरती है कि छोड़ने पर उसकी जान जा सकती है। कहानी सस्पिशियस टर्न लेती है जब एक प्रीस्ट की एंट्री होती है जो सेकुना और एक पास्ट मर्डर से जुड़ा हुआ है। सेकुना की ऑर्फनेज चलाने वाले उस प्रीस्ट के साथ रिलेशन कोमोरी और विल के लिए डेंजर बेल बन जाता है। कोमोरी एक्सप्लोजन की मेन र्यूमर का जिक्र करती है जिसे सेकुना डिनाई कर देती है, लेकिन उसका एक कैजुअल क्लेम कि वाटरमेलन तो दूर एप्पल को क्रश करना भी कोई चैलेंज नहीं है, हिडन डेप्थ की ओर इशारा करता है। प्रैक्टिकल विल नाइट पेट्रोल एट मूनलाइट पैलेस का सुझाव देती है जिससे कोमोरी अपने वर्किंग आवर्स को लेकर नेचुरली एनॉयड हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वे डीप प्लानिंग कर सके बाहर एक एक्सप्लोजन उनके काम में बाधा डालता है। कोमोरी की आर्मी को कोई और नहीं बल्कि मैस्कुरेल ही ध्वस्त कर देता है जो कोमोरी पर टेररिज्म, प्रॉपर्टी डैमेज और मर्डर अटेम्प्ट का आरोप लगाता है। अब मैस्कुरेल कोमोरी के खिलाफ डिस्ट्रस्ट मोशन लाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो एक टफ सिचुएशन में फंस जाती है। कोमोरी की एक्सप्लोसिव डेथ का विल का ऑमनस मिशन जो उसने मैस्कुरेल को दिए हुए ब्लड सीड से जोड़ा स्टेक्स को और भी हाई कर देता है। अब कोमोरी को अपना नाम साफ करना और रियल टेररिस्ट पकड़ना है। वहीं विल कोमोरी और सेकुना की फ्लर्टेशन लापसंद करने के बावजूद केस अपने हाथ में लेने को तैयार हो जाती है। कहानी और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, कैरेक्टर्स कॉन्स्पिरेसी और डेंजर के इस वेब में उलझते जाते हैं और मिक्स मिलता है मिस्ट्री, ह्यूमर और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स का। इवेंट्स के शॉकिंग ट्विस्ट में मैस्कुरेल सभी क्रिम्सन लॉर्ड्स को मीटिंग के लिए गैदर करने की कोशिश करता है। वो मानता है कि कोमोरी ने अपने रिपोर्ट कार्ड का हवाला देकर अपनी क्वालिटीज एग्जैजरेट की हैं। कोमोरी को एंड करने की डिजायर से ड्रिवन मैस्कुरेल उसकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाता है और संकेत देता है कि उसका पद उसके कनेक्शंस, खासकर कैरेन के इन्फ्लुएंस का नतीजा है। कैरेन डिफेंड करने की कोशिश करती है लेकिन क्रिम्सन लॉर्ड्स के मामले में उसका कोई अथॉरिटी नहीं। इससे मैस्कुरेल की क्रूएल्टी सामने आती है जो मिलीसेंट की बुलिंग टैक्टिक्स की याद दिलाती है। इसी बीच सेकुना को शॉकिंग न्यूज मिलती है कि एक क्रिम्सन लॉर्ड डेड है और पता चलता है कि विल ही कल्प्रिट है। कोमोरी से बैटल की इच्छा से ड्रिवन मैस्कुरेल को एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का सामना करना पड़ता है जब सेकुना और एक मिस्टीरियस प्रीस्ट उसके कदम के खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन स्थिति तब बदल जाती है जब रिवील होता है कि डेल, जो निर्णायक वोट हो सकता था, ऑलरेडी डेड है। सीक्रेट रिवीलेशन में विल कोमोरी को बताती है कि उसने मैस्कुरेल की प्लान फेल करने के लिए डेल को पॉइजन किया था। इस फेल्ड वोटिंग से फ्रस्ट्रेटेड मैस्कुरेल कोमोरी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने की कोशिश करता है। सरप्राइजिंगली कैरेन इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेती है जिससे क्रिम्सन लॉर्ड्स वॉर का रास्ता खुल जाता है जो एक ओपन एंटरटेनमेंट स्पेक्टिकल है। कोमोरी क्रिम्सन लॉर्ड बनने से हेजिटेंट है लेकिन उसे अपनी लेखनी में सोलेस मिलता है। वो सेकुना से मुलाकात के दौरान उसे एक मैन्युस्क्रिप्ट भी देती है। हालांकि उसके पेन नेम का पता चलने पर सेकुना से उसकी क्विक मीटिंग होती है। इस मुलाकात में मिस्टीरियस प्रीस्ट उससे मिस्टीरियस फेयरवेल का इशारा करता है। कोमोरी के सोक्ड अपीयरेंस को देखकर सेकुना उसकी हॉस्पिटैलिटी करता है और उसे एक कोमोरी शर्ट गिफ्ट करता है जो एक रेयर चीज है लेकिन विल के पास ढेरों हैं। जैसे ही कोमोरी सेकुना के लिविंग रूम की खोज करती है उसे कोमोरी डॉल्स, उसकी डाकी माकुरा और कई फोटोज से भरा एक रूम मिलता है। ये रिवील करता है सेकुना का इनफाइनाइट लव। कोमोरी को सेकुना के बैकग्राउंड के बारे में और पता चलता है जिसमें उसका फैमिली कैप्चर और प्रीस्ट द्वारा एडॉप्शन शामिल है। फिर एक और रिविलेशन होता है कि कोमोरी की तरह सेकुना भी एक वैम्पायर है जिसे नीलम के नाम से जाना जाता है और जिसकी बॉडी से कोई वार्मथ नहीं निकलती। कोमोरी के कॉपरेशन की इच्छा के बावजूद कंपैरिजन से सेकुना की मैजिकल टीम में वरीज पैदा होते हैं। नाइट स्काई के नीचे जब वे इस मुद्दे पर बात करते हैं तो सेकुना एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पेश करती है जिसमें टेररिस्ट उसके फैमिली को थ्रेटन कर रहे हैं, जिससे कोमोरी की डिटर्मिनेशन की परीक्षा होती है। कोमोरी का क्लियर आंसर सेकुना के मन में डाउट पैदा करता है। सिचुएशन टेंस हो जाती है और सेकुना विल के इंटरवीन करने से पहले कोमोरी का गला घोटने की कोशिश करती है। सेकुना टेररिस्ट के प्रति लॉयल्टी और कोमोरी के साथ ग्रोइंग फ्रेंडशिप के बीच में ट्रैप्ड पाई जाती है। टेररिस्ट सेकुना की कैप्टिव फैमिली को किल करके रिवेंज लेते हैं जिससे उसकी इटर्नल डेथ का खतरा पैदा हो जाता है। इस थ्रिलिंग एनिमे सागा में अलायंसेस और बिट्रेयल्स का जाल और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सेकुना एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाती है जब ब्लू हेड वैम्पायर कैजुअली उसके रूम में एंट्री करता है। टी सिप्स लेते हुए वैम्पायर सेकुना की ड्रेसिंग पर क्रिटिकल नजर डालता है। एक अनकन्वेंशनल टी शर्ट जिस पर टेरा कोमोरी का चेहरा है। टेरा कोमोरी की पूजा के प्रति वैम्पायर की स्पष्ट अस्वीकृति के बावजूद सेकुना ने उस भद्दी टी शर्ट को अपनी पर्सनल चॉइस माना। बातचीत तब और सीरियस हो गई जब वैम्पायर में इनवर्स मून की श्रेणी से हटने का इरादा जाहिर किया और बदले में सेकुना ने अपने फैमिली को बंधक बनाए जाने की टेरिफाइंग सिचुएशन का खुलासा किया। इस बीच आसन्न क्रिम्सन लॉर्ड्स वॉर का माहौल गर्मा गया क्योंकि लोग वाइन और लाइवली डिस्कशंस में डूबे हुए थे। एक मैसिव स्क्रीन पर प्रक्षेपित आगामी संघर्ष के नियमों का अनावरण किया गया। प्रतियोगियों को सूर्य के एक क्षितिज के नीचे डूबने से पहले रूइंस के मध्य स्थित एक क्रिम्सन स्पीयर प्राप्त करना था। दुश्मन सैनिकों और क्रिम्सन लॉर्ड्स को खदेड़ने के लिए पॉइंट्स आवंटित किए गए और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले क्रिम्सन लॉर्ड को रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया। प्रत्येक सेनापति को मात्र 100 सैनिक सौंपे गए थे और विजेता को एम्परेस से पुरस्कार प्राप्त होते थे। कोमोरी भी युद्ध में भाग लेने के बावजूद अपने पास केवल 30 सैनिकों की एक मामूली सेना रखती थी और उसने चयन प्रक्रिया में 470 उम्मीदवारों की हार देखी थी।
फ्लोट की एक ताना मारने की पुकार, जिसमें कोमोरी की आसन्न हार की भविष्यवाणी की गई थी, ने टेंशन को और बढ़ा दिया। इस नाटकीय घटनाक्रम के बीच सेकुना की सेनाएं तब तक बेसुध सी खड़ी रहीं जब तक कि अचानक एक डार्क वेव ने उन्हें घेर नहीं लिया। आंखों में रेज भरकर उन्होंने फ्लोट को पकड़कर सेकुना के हवाले करने का आदेश दिया। एम्पेरस ने अपने जनरल आर्मिट के साथ मिलकर इन घटनाक्रमों को देखा और सेकुना की हरकतों को एक गंभीर विस्फोट माना, जो हाई लेवल गवर्नमेंट अधिकारियों की सिलसिलेवार हत्याओं में उनके संस्मरण में दर्ज गिल्ट का प्रकटीकरण था। हालांकि एम्पेरस ने तत्काल हस्तक्षेप करने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें संदेह था कि सेक्यूना के कार्यों में किसी इनवर्स मून ऑपरेटिव द्वारा बाहरी मैनिपुलेशन किया जा रहा है। इसी समय कोमोरी खुद को डेल्फिन के साथ एक खतरनाक कन्फ्रंटेशन में उलझा हुआ पाती है, जहां उसका दृढ़ सहायक विल उसे हमले से बचाने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई और बढ़ गई और सेकुना की गुप्त शक्तियां उजागर हो गई जब उसने फ्लोट की रक्षा में अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे पियर्स कर दिया। अराजकता के बीच अचानक एक मैसिव ब्लास्ट ने युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जिससे लाल गोला चकनाचूर हो गया। सकुना के एक अनएक्सपेक्टेड इंटरवेंशन में कोमोरी का सामना फ्लोट से हुआ। हालांकि ये जानकर कि सकुना स्वयं इनवर्स मून के साथ अलाइंड है, कोमोरी शॉक में आ गई और सकुना के मेंटल मैजिक के असर में बेहोश हो गई। सकुना की यादों के विविड टेपेस्ट्री में एक अप्रत्याशित छलांग लगाती है। ये एक मेमोरी गैलेक्सी है, एक तरह का कॉन्स्टलेशन, जहां हर तारा किसी यादगार पल का प्रतीक है। कोमोरी उसी में डूबी है, इस मेंटल स्पेस की खूबसूरती को एडमायर कर रही है, जबकि सकुना इस अद्भुतता को नकारते हुए शांत चित्त है। अब एक कॉस्मिक टूर गाइड की तरह सकुना कोमोरी को उसके जीवन के शुरुआती दृश्य दिखाने का फैसला करती है, जिसमें उसकी बड़ी बहन दयालुता की प्रतिमूर्ति कोमोरी मेमोआ भी शामिल है। सकुना का बचपन लगभग एक दिल छू लेने वाली फैमिली फिल्म स्क्रिप्ट जैसा था, शांत, खुशहाल और सब ऐसे मिलजुल कर रहते थे जैसे उन्होंने किसी फैमिली लॉटरी का ग्रैंड प्राइज जीत लिया हो। सकुना कबीले में छुट्टियों पर तारों को देखने की परंपरा भी थी, जिसने उसे हमेशा के लिए सेलेस्टियल फैसिनेशन दे दिया। लेकिन सकुना उनकी दुनिया में छिपे इविल गॉड्स के असैसिन्स की खबर फैला देता है और टेरा कोमोरी एक बिल्ली की तरह क्लूलेस रह जाती है जो चेस खेलने की कोशिश कर रही हो। सकुना सब कुछ एक्सपोज करता है और बताता है कि डार्क कोर को एक डिवाइन वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है और कई लोग उसे खत्म करने की फिराक में हैं। डार्क कोर के सबसे बड़ा दुश्मन इनवर्स मून आता है। ये लोग डार्क कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि पीसफुल फैमिली पिकनिक भी रुइन कर दें। सकुना अपनी यादों का गेट खोलता है और दिखाता है कि कैसे इनवर्स मून साइकोज ने उसके परिवार का ब्रूटल मैसेकर किया। कोई हेजिटेशन नहीं, बस रूथलेस डिस्ट्रक्शन। सकुना का परिवार रेजरेक्शन की सूचना से वंचित रह गया क्योंकि उन्हें रिचुअल्स के अनुसार अलग कर दिया गया था, जिससे डार्क कोर पावरलेस हो गया। इस स्लॉटर का मकसद सिंपल था, सकुना को डिस्पेयर में डालना और उसे एक पॉन की तरह इस्तेमाल करना। क्लासिक विलेन मूव। अब आती है वो डील जिसे सकुना टाल नहीं सका। इनवर्स मून के आदमी ने सकुना से कहा कि अगर वह एक हाई लेवल टेररिस्ट बनने में दिल और आत्मा झोंक दे तो वे उसके परिवार को रिवाइव करने का तरीका बताएंगे। और इस तरह माय फ्रेंड्स, सकुना ने डार्क साइड ज्वाइन कर ली। उसका मिशन मेमोरीज में मैनिपुलेशन करना और डार्क कोर के बारे में हर सीक्रेट निकालना था। या तो यादों से छेड़छाड़ करो या परिवार का हॉरिबल एंड देखो, यानी मुश्किल और मुश्किल के बीच फंस जाना। कॉस्मिक क्लैश की गर्मी में सकुना खुद को टेरा कोमोरी को एलिमिनेट करने के बोझ में दबा हुआ पाता है, लेकिन टेरा कोमोरी आर्ग्यू करती है कि उसे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि उसे डार्क कोर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपनी चेतना अपने मेंटल बैटलफील्ड में वापस लौट जाती है, जिससे सकुना ड्यूटी और टेरा कोमोरी को हट ना करने की अनविलिंगनेस के बीच फंस जाता है। उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट साफ झलकता है उसके पूरे स्टैंड्स में। कोमोरी से उसका बॉन्ड उसकी लड़ाई की इच्छा से कहीं स्ट्रॉन्गर है, लेकिन परिवार का खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है। कोमोरी, जो अब तक एक कंफ्यूज्ड स्पेक्टेटर रही थी, सकुना के मोटिव पर सवाल करती है और बताती है कि उसने भी अपना परिवार खोया है। लेकिन सकुना रिवील करता है कि उसे नया परिवार मिल गया है और कोमोरी उसकी नई बड़ी बहन है। मिशन एक स्ट्रेंज टर्न लेता है जब सकुना अपनी मेमोरीज रीअरेंज करने की सर्च बताता है किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश जो उसके पिता जैसा दिखे और जिसके पास एक सुंदर कॉन्स्टलेशन हो। हेल्दियाज हेवन, जो सकुना के पिता जैसा बिल्कुल नहीं, चुना गया सिर्फ उसके ब्रेड टेकिंग एक्विला कॉन्स्टलेशन की वजह से। सकुना हाथ उठाकर कोमोरी के पास जाता है ताकि मेमोरी रिमिक्स शुरू कर सके। कोमोरी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि वह उसकी बड़ी बहन बनने को तैयार है, लेकिन मारे जाने का विरोध करती है। वो बताती है कि सकुना की वह इकलौती बहन बची है और किसी और की यादों से उसे रिप्लेस करना उसकी असली बहन के प्रति डिसरिस्पेक्ट होगा। सकुना ओवरवेल्म्ड होकर रो पड़ता है और कोमोरी उसे जेंटल स्माइल के साथ गले लगाकर रियल सिस्टर की तरह कंफर्ट करती है।
इसी भावुक पल में ओडालिन का ड्रामेटिक एंट्री होती है। मिस गांडिस का खून सुरक्षित है ये जाने बिना फ्यूरियस और बिट्रेड होकर ओडालिन शकुना पर ब्रूटल अटैक करता है। कोमोरी बचाने की कोशिश करती है लेकिन ओडालिन उसका हाथ तोड़कर उसे दूर फेंक देता है, ये समझते हुए कि कोमोरी बहुत फ्रेजाइल है। अब ओडालिन शकुना को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन शकुना घायल होकर भी खड़ा होता है और चिल्लाता है कि ओडालिन टेरा कोमोरी से दूर रहे। उसकी आंखों में रिबेलियन की आग जल रही है। बैटल से वॉरियर्स की नहीं, लॉयल्टी और नए नए भाईचारे की भी है। शकुना ओडालिन की धमकी के बावजूद इनवोस मून से नाता तोड़ने का फैसला करती है। ओडालिन उसे उसके रिबेलियस स्टैंड्स के लिए डांटता है और उसे अपने जीवन का हथियार बताता है, लेकिन शकुना अपने नए रिजॉल्व से प्रेरित होकर कॉर्नेलियस एलेक्जर, जो ओडालिन का गिफ्ट था, रिवील करता है और पी लेता है। एलेक्जर से शकुना के अंदर शक्ति उमड़ पड़ती है और वह रेज से भरकर ओडालिन को हराने को तैयार हो जाता है। डस्टेल कॉमेट की शक्ति से शकुना फियर्स आईसी प्रोजेक्टाइल से ओडालिन पर हमला करता है। ओडालिन घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। शकुना मौका देखकर फाइनल स्ट्राइक करने को बढ़ता है, लेकिन अचानक उसके भीतर खून बहने लगता है और उसकी ताकत कम होने लगती है। तभी उसे पर्पल विच की सलाह याद आती है जिसमें कहा गया था कि मुश्किल वक्त में कोमोरी को अपना खून पीने देना। जैसे ही कोमोरी ब्लू ऑरा के साथ उसके पास आती है, वीकंड शकुना उसे अपना खून पीने देता है। ट्रांसफॉर्मेशन अद्भुत होता है। कोमोरी का रूप बदल जाता है और उसका जादू नई ऊंचाई छूता है। अब एम्पावर्ड कोमोरी ओडालिन का सामना करती है, जो उसे एक रिचुअलिस्टिक रिलिक से मारने को तैयार है। कोमोरी अपनी नई एबिलिटीज का इस्तेमाल शकुना की रक्षा के लिए करती है, लेकिन उसकी दया एक शर्त रखती है, ओडालिन को माफी मांगनी होगी। अहंकार में डूबा ओडालिन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। जवाब में कॉर्मरी एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो माइल्स दूर उड़ जाता है, लेकिन निर्दयी कॉर्मरी उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देता। वो उसके बगल में प्रकट होती है, उसकी आर्म को फ्रीज कर देती है और उसे चीरकर जमीन पर पटक देती है। मैजिकल स्टोन्स का इस्तेमाल करके ओडालिन के पीछे हटने की कोशिशों के बावजूद इनवर्स मून की योजना फेल हो जाती है। इनवर्स मून बेस पर वापस आकर ओडालिन को अपने ही सबॉर्डिनेट से बिट्रेयल का सामना करना पड़ता है, जो शकुना के माइंड कंट्रोल में आकर उसे लगभग मौत के घाट उतार देते हैं। ओडालिन उस रात बच तो जाता है, लेकिन उसके टूल्स नष्ट हो जाते हैं। क्रिम्सन लॉर्ड युद्धों का विजेता बनकर उभरने वाला कॉर्मरी उससे माफी मांगता है, और जब ओडालिन विरोध करना जारी रखता है तो कॉर्मरी उसे खत्म करने के लिए एक पावरफुल ब्लास्ट करता है। 7 दिन बाद शकुना विनम्रता पूर्वक कॉर्मरी के रूम में प्रवेश करती है और उससे हुई परेशानी के लिए माफी मांगती है। हालांकि कॉर्मरी उसे ऐसा करने से मना करती है और महारानी शकुना के एफर्ट्स को स्वीकार करते हुए उसे क्षमा कर देती है। शकुना को क्रिम्सन लॉर्ड की नई रोल सौंपी गई है और वो हेल्डियस हेवन सहित उन सभी से अपॉलॉजी करती है जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था। क्रिम्सन लॉर्ड युद्ध समाप्त हो जाते हैं। कॉर्मरी विजेता बनकर टर्बुलेंट के लिए एक सोल्यूशन लाती है। अब जब कॉर्मरी ने क्रिम्सन लॉर्ड्स वॉर जीत लिया है तो वो डार्क कोर जोन में अपनी 2 वीक छुट्टी के लिए बीच पर है। हालांकि उसे इसमें मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी हॉलीडेज किसी अननोन आइलैंड पर बीतेंगी। शकुना उसके पास आती है और उसकी तारीफ करती है कि उसका स्विम सूट उस पर अच्छा लग रहा है। कॉर्मरी शकुना की ओर देखता है, उसकी प्रेस के लिए थैंक्स कहता है और सोचता है कि शकुना कोई ऑर्डिनरी गार्डियन नहीं है। अतीत में शकुना को उसके क्राइम्स की पनिशमेंट मिली है और छठी यूनिट का लीडरशिप संभालते हुए उसे और भी वॉर्स लड़ने पड़े हैं। इसका मतलब है कि उसने 2 बार डेथ्स देखी है और वॉर्स में फेलियर्स का सामना किया है। कॉर्मरी शकुना की तारीफ करती है। विल उसका ध्यान भटकाता है और सवाल करता है कि शकुना उसे इतनी इजीली कैसे अपनी ओर खींच सकती है। कॉर्मरी मना करने की कोशिश करती है, लेकिन विल उसे बताता है कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वह कॉर्मरी को बाहर जाने में इंटरेस्ट लेते देखकर खुश है। वह उसे पानी में खींच लेता है और बताता है कि वह उन दोनों के साथ प्ले करना चाहती है। कॉर्मरी इसे अपने फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट मानती है और अपने आसपास हो रहे इस प्ले से इमोशनली एक्साइटेड नहीं होने की कसम खाती है। लड़कियों वाले पानी के खेल के बाद कॉर्मरी आराम करने वापस चली जाती है और तभी विल उसे याद दिलाता है कि रिजॉर्ट में उनके आने का रियल पर्पस नीलिया कनिंघम से मिलना था, जो एरिका रिपब्लिक की 8 जनरल्स में से एक हैं और मून पीच प्रिंसेस की टाइटल धारण करती हैं। कॉर्मरी को एक लेटर मिलता है जो उसे भेजा गया था, जिसमें नीलिया कनिंघम ने निर्देश दिया है कि जेरा एकॉन रीजन में किसी भी फाइट को क्राइम माना जाएगा। लेटर में कॉर्मरी पर ऐसी घटनाओं का आरोप भी लगाया गया है जिसकी उसे कोई मेमोरी नहीं है। कॉर्मरी को डाउट था कि ये एक ट्रैप है, लेकिन महारानी ने इसे एनिमी कैपेबिलिटीज का इवैल्यूएशन करने का मौका समझा और कॉर्मरी से कहा कि वह ऐसे बिहेव करे जैसे उसे धोखे में फंसाया गया हो। इस तरह वह अपनी टीम के साथ बीच पर पहुंच गई। इस बीच उसके स्क्वाड के मेंबर्स
डेड ड्रीम पैराडाइज नाम के एक टावर की ओर दौड़कर उसके स्विम सूट में उसके साथ एक सेल्फी लेने की रेस में लगे थे। कॉर्मरी टी पार्टी को लेकर कैरेट फील्ड में नर्वस थी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। रीएश्योरेंस के एक्सपर्ट विल ने मैजिकल कंपेनियन की तरह अपना पैंडोरा पॉइजन रिलीज किया। फिर वह सकूना की ओर मुड़ी और बोली, अरे थोड़ा नेक हिलाकर अपनी नर्वसनेस काम करो। सकूना हेजिटेंट होकर लेकिन एक करेजियस सिप लेने के लिए अंदर गई और देखते ही देखते यह पूरी तरह से डेवलप्ड, नॉर्मल से ज्यादा लंबी इंटीमेट किसिंग रिचुअल में बदल गई। वे दोनों उस मैजिकल मोमेंट में खो गए, टी के बारे में बिल्कुल भूल गए। अचानक एरिका का पता चलता है कि वह इल्यूजनरी वॉर ब्लेड्स का एरिया है, जो मेटल बॉडी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाने वाले ग्रेट स्वॉर्ड्समैन हैं। जैसे ही यह बात उनके माइंड में बैठती है, नीलिया एक वाइब्रेंट फेस और शाइनिंग स्माइल के साथ एंट्रेंस देती है। वह वार्मली गेस्ट्स को स्वागत करती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपनी मेट को टी सर्व करने के निर्देश देती है। क्यूरियस होकर कॉर्मरी पूछती है कि उसे क्यों बुलाया गया है, जबकि उसे याद नहीं कि वह नीलिया से पहले कभी मिली थी। कैफ्री नीलिया जोर देती है कि उनकी पास एक दूसरे से टकराई थी और कहती है कि कॉर्मरी को शायद याद ना हो। नीलिया के मिस्टीरियस वर्ड से कॉर्मरी कंफ्यूज हो जाती है। नीलिया बताती है कि उसने कॉर्मरी को एक इमर्जिंग क्रिम्सन लॉर्ड की रियल पावर से रूबरू कराने के लिए बुलाया था। क्यूरियोसिटी और करेज से इंस्पायर्ड होकर कॉर्मरी उत्सुकता से टी सेशन में पार्टिसिपेट करती है और अपनी पावर का बखान करती है। कॉर्मरी के कॉन्फिडेंस से एक्साइटेड होकर नीलिया डीप से पूछती है कि उसने कितने एनिमीज को हराया है। कॉर्मरी ने करेजियसली दावा किया कि उसने 50,000 एनिमीज को हराया है, जिससे नीलिया इंप्रेस्ड हुई। इस मौके का यूज करते हुए नीलिया वर्ल्ड डोमिनेशन की अपनी ग्रैंड प्लान का रिविलेशन करती है। अपनी वॉइस में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ वह सजेशन देती है कि अपनी पावर्स को मिलाकर वह दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं। सेलेस्टियल हेवन को डिस्ट्रॉय करने से शुरू करके एक ऐसा नेशन जिसे उसने उनके रीसेंट एरोगेंस के कारण चुना है, नीलिया मिस्टीरियस चेस बोर्ड की तरह मास्टर प्लान तैयार करती है और उन एक्शंस का एक सीक्वेंस बताती है जो एक के बाद एक कंट्रीज को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले लेंगी। सकूना को लगता है कि यह एक बैड आइडिया है। उसके सडन इंटरवेंशन से नाराज होकर नीलिया सकूना से हेट करती है, लेकिन सकूना आगे कहती है कि कॉर्मरी किसी भी मामले में प्रेशर डालने वाली नहीं है और वह सोच समझकर सोल्यूशन निकालना पसंद करती है। सकूना कहती है कि कॉर्मरी अकेले ही दुनिया पर कब्जा कर सकती है और उसे उसके साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। वह इस बात से नाराज हो जाती है, लेकिन कॉर्मरी उसे बताती है कि वह एक पैसिफिस्ट है और अगर उसके पास वर्ल्ड कॉन्करिंग पावर भी होती तो वह इसका बेवजह इस्तेमाल नहीं करती और इसके बजाय ग्लोबल पीस के लिए स्ट्राइव करती। बेलियस रूम में घुसकर बताता है कि टावर की ओर भागते समय उनकी स्क्वाड ने एरिका के सैनिकों का सामना किया था। एरिका के सैनिकों ने उनके एडवांस को अटैक समझ लिया, इसलिए उन्होंने फाइट शुरू कर दी, जिससे एरिका के सभी सैनिक मारे गए। बेलियस उन्हें वीक कहता है और नीलिया साफ तौर पर इस लेबल से खुश नहीं है। वो मानती है कि उसकी फर्स्ट यूनिट के सोल्जर्स अपने लीग में सबसे पावरफुल हैं। इस बीच अचानक हुए इस रेवलेशन से कुरमुरी स्टन रह जाती है। उसे डर है कि नीलिया की क्या रिएक्शन होगी, लेकिन इससे पहले कि कुरमुरी नीलिया से इस बारे में बात कर पाती, उन्हें एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है जहां कोस्टल टावर को ब्लास्ट किया जा रहा था। नीलिया को लगता है कि उसके साथ बिट्रेल हुआ है और वो कोरमोरी पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स निकालती है, लेकिन विल उसे जल्दी से पकड़कर भागने के लिए कहता है और कहता है कि उसने इसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर ली है क्योंकि उसने फ्यूचर देख लिया है। इस केओस से मुश्किल से बचकर विल एक मैजिकल मेगाफोन पकड़ती है और स्क्वाड को तुरंत इवैक्यूएट करने का आदेश देती है क्योंकि पूरा देश एक मैजिकल बैटलफील्ड में बदल चुका है। वो डिवाइन हेवन नेशन की स्पेशल एनवॉय कार्ला अमात्सु के बारे में बातें बताती है, जिसके पास अर्जेंट न्यूज है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारी डायनेमिक जर्नलिस्ट जोड़ी मेल्का और टिया पर, जो बेसिकली कहानी के शर्लॉक और वॉटसन हैं। वे कार्ला पर स्पाइंग कर रही हैं, ये सोचकर कि ये बस एक नॉर्मल इंटरव्यू है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि कार्ला कोई ऑर्डिनरी एनवॉय नहीं है, वो डिवाइन हेवन की एलीट रॉयल सेबर्स में से एक है। कार्ला की यात्रा अचानक टर्न लेती है जब वो अलायंस बनाने की पॉसिबिलिटी पर बात करती है। वो साफ कहती है कि उसका किंगडम एरिका के साथ टेंस रिलेशन में है और वो एम्पायर के साथ पोटेंशियल शेयर्ड इंटरेस्ट देखती है। एम्प्रेस कार्ला की कंसर्न्स को वैलिड मानती हैं और एरिका रिपब्लिक बनने के बाद उसकी रीजनल एम्बिशन से उठी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हैं। जर्नलिस्ट्स अपनी क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, जिससे कोरमोरी एरिका के हिस्ट्री में गहराई से जाती है। वो बताती है कि एरिका पहले मोनार्की थी, लेकिन करंट प्रेसिडेंट मैट हार्ट ने एक रेवोल्यूशन लीड किया जिसने उसे रिपब्लिक में बदल दिया। हिस्ट्री का ये हिस्सा जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी की एक परत जोड़ देता है। इस डिस्कशन के बीच कोरमोरी कार्ला से पूछती है कि क्या उसकी फाइनल प्लान में कॉमन एनिमी से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शामिल है, लेकिन कार्ला अननेसेसरी वॉर से बचना पसंद करती है।
ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच कोरमोरी की क्यूरियोसिटी और बढ़ा देता है और वो कार्ला से उसके ब्रॉडर विजन के बारे में पूछती है। जवाब में कोरमोरी एक सीरियस सवाल रखती है। कार्ला से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वॉर्स के बिना दुनिया बेटर होगी। कार्ला यस कहती है, जिससे कोरमोरी को रिलीफ मिलता है क्योंकि वो खुद को भी पैसिफिस्ट बताती है। कोस्टल उसे नीलिया का एक थ्रेटनिंग लेटर देता है जो कार्ला को सस्पिशियस लगता है और वो पूछती है कि क्या कोरमोरी ने अपने पैसिफिज्म के बारे में लाई किया था। कोरमोरी समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोस्टल उसे लिसनिंग देखते हुए देख लेता है, इसलिए वो तुरंत आंसर बदल देती है और क्लेम करती है कि वो एक्चुअली एक किलर है जो पीस लवर्स को समझ नहीं पाती। कार्ला खुद को डिसीव्ड महसूस करती है और एम्पायर को बारबैरिक कहती है, लेकिन एम्प्रेस उसे अनफॉरगिवेबल मानती हैं और कोरमोरी को ऑर्डर देती हैं कि वो उसे किल करे ताकि एम्पायर इंसल्ट न सहन करना पड़े। कोरमोरी रेजिस्ट करती है लेकिन कोस्टल उसे ऐसा करने के लिए सजेस्ट करता है, इसलिए वो दोबारा कोशिश करती है ताकि शक न हो। कार्ला उसे बताती है कि वो सिर्फ 5 सेकंड में 5000 लोगों को किल कर सकती है। कोरमोरी जवाब देती है कि वो 50,000 लोगों को मार सकती है, लेकिन कार्ला पीछे नहीं हटती, कहती है कि वो एम्पायर को एशेज में बदल देगी और 50 मिलियन लोगों को खत्म कर देगी। विल अचानक कोरमोरी को कार्ला के ऊपर पुश करता है, जिससे कार्ला डर जाती है और सोचती है कि कोरमोरी उसे मारने ही वाली है। एम्प्रेस बीच में बोलती हैं और कार्ला से कहती हैं कि अगर वो मरना नहीं चाहती तो उसे एम्पायर के साथ अलायंस करना होगा। कार्ला रियलाइज करती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो मजबूरी में मान जाती है। इस बीच नीलिया एक ऑफिसर से बात करती है जो उसे एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिस करने पर नफरत जताता है। वो गुंडस ब्लड से भी बेटर हो सकती थी। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि वो भी इग्नोर नहीं कर सकता। फिर वो नीलिया को याद दिलाता है कि उसे नीलिया को डिफीट करने का काम सौंपा गया है और अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। नीलिया अपना सिर झुका लेती है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। वो फिगर उसे रिमाइंड करता है कि वो खुद को जितना पॉसिबल हो सके उतना यूजफुल बनाए ताकि उसका अंत के फादर जैसा ना हो। कॉन्वर्सेशन खत्म होते ही नीलिया वोल्केनो की तरह एक्सप्लोड कर पड़ती है और गुस्से में कहती है कि उस बूढ़े ने उसके साथ मैट की तरह बिहेव किया। वो कहती है कि दुनिया को अपसाइड डाउन करने के लिए उसे कोरमोरी की जरूरत है। नीलिया को अपने फादर की याद आती है जो प्रेशियस एडवाइस देते थे। उन्होंने अपनी डॉटर को अपने आसपास के लोगों से ज्यादा काइंड बनने की सीख दी थी, लेकिन डिटरमिन्ड नीलिया ने सॉफ्टनेस छोड़ स्ट्रेंथ और पावर पर फोकस किया। एक कैरिज्मेटिक व्यक्ति की याद उभरती है जो लोगों को एड्रेस करते हुए वॉरब्लेड की पावर और ये आइडिया समझा रहा था कि पावर का यूज लोगों के लिए होना चाहिए। फिर नीलिया के फादर ने उसका इंट्रोडक्शन यूलिन गैंडसब्लेड से कराया जो इसकी स्किल को पॉलिश करने वाला टीचर था। शुरुआत में रेजिस्ट करने वाली नीलिया का पर्सपेक्टिव धीरे धीरे पावर और स्ट्रेंथ की ओर शिफ्ट होने लगता है। इस बीच कोरमोरी से काफी मिलती जुलती कार्ला एक रेस्टलेस मोमेंट का सामना करती है। एंग्जाइटी से घिरी वो अपने बेड पर करवटें बदलती है और एम्पायर मून नाइट के साथ अलायंस करने के डिसीजन पर सोचती है। कोरमोरी की बनाई हुई कहानियों से डरकर वो इमेजिन करती है कि शायद यही उसकी डेथ का कारण बन सकता है। इस सस्पिशन के बावजूद कोरमोरी कोई इल्यूजन रच रही होगी। एटमॉस्फेयर टेंस बना रहता है। कार्ला की कंपनी ने एक ठंडी रियलिटी सामने लाती है और उसे याद दिलाती है कि फेक स्टोरीज एग्जिस्ट नहीं करती। कोरमोरी एक रियल थ्रेट है। कार्ला के विपरीत जो अपनी ट्रू पावर छुपाने में एक्सपर्ट है, कोरमोरी एक विजिबल थ्रेट है। वो एम्पायर की डिमांड्स को रिजेक्ट करने और उसके साथ इनएविटेबल वॉर की हार्श रियलिटी के बीच फंसी है। हैवी हार्ट से वो आने वाले वॉर के खतरे को मान लेती है। एरिका के प्रेसिडेंशियल ऑफिस के ग्रैंड हॉल में प्रेसिडेंट मार्डार्ट, मून नाइट और हेवनली पैराडाइज के बीच में होने वाले अपकमिंग अलायंस पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाते हैं। डिटर्मिनेशन से भरे हुए मार्डार्ट रिटेलिएशन की बात करते हैं और अपने सबऑर्डिनेट से कहते हैं कि वो काउंटर अटैक करें और अपने एनिमीज को उनके डिसीजन पर रिग्रेट करने पर मजबूर करें। जैसे ही प्रेसिडेंट अपनी प्लान्स बताते हैं, रूम का माहौल डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व से भर जाता है। चर्चाओं के बीच प्राइवेट रिवेंज से प्रेरित नेलिया अचानक उठ खड़ी होती है और कोरमोरी को पकड़ने का एक और चांस मांगती है। हालांकि उसकी विनती जनरल रेंसवर्थ द्वारा रोक ली जाती है, जो उसे याद दिलाते हैं कि टेरिडोमेरी को पकड़ने में उसकी पिछली फेलियर के कारण डेड्रीम पैराडाइज को नुकसान हुआ था। रेंसवर्थ जोर देकर कहते हैं कि नेलिया को एक और चांस लेने से पहले खुद को प्रूव करना होगा, जिससे मोनार्की को रिस्टोर करने की उसकी कैपेबिलिटी पर डाउट होता है। रेंसवर्थ द्वारा नेलिया की एम्बिशंस को खारिज किए जाने पर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पनपती है। एक क्रूशियल मोमेंट में ये क्लियर हो जाता है कि नेलिया केवल एक वॉरियर नहीं बल्कि पुरानी मोनार्की की प्रिंसेस है। इम्प्रिजनमेंट और अधिकारों से वंचित होने से स्कार्ड उसका चाइल्डहुड उसके करंट स्ट्रगल्स पर शैडो डालता है। मीटिंग खत्म होते ही रेंसवर्थ नेलिया के पास आकर उसे अपनी मैरिड लाइफ में शामिल होने का प्रपोजल दिया। खैर, नेलिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा, सॉरी मिस्टर कॉन्डेसेंशन, लेकिन मेरे लिए तो और भी बड़ी डेस्टिनी लिखी है। वो रेंसवर्थ के प्रपोजल को सिरे से रिजेक्ट कर देती है, हर तरफ से छाया डालती है और अगली प्रेसिडेंट बनने का संकल्प लेती है। धमाका, नेलिया आग बबूला हो जाती है और रेंसवर्थ और उसके साथियों के करप्शन और मिसडीड्स का पर्दाफाश करने की कसम खाती है। उसे अपने शासन में एयूरका एम्पायर के एशेस से उठ खड़े होने का ड्रीम दिखाई देता है। पोकर फेस वाला रेंसवर्थ बस हंस के चला जाता है, नेलिया को बॉइलिंग एंगर की तरह गुस्से में छोड़कर।
लॉयल मेड गर्ट्रूड आती है जो डेस्परेट नेलिया का हालचाल पूछती है। विल कोमोरी को उसकी नींद से जगाता है और जैसे ही वो आंखें खोलती है वो खुद को एक टेबल पर सराउंडेड बाय क्रिम्सन लॉर्ड्स पाती है। कंफ्यूज होकर वो विल से सवाल करती है। उसे आधा यकीन है शायद वो किसी ड्रीम में है। विल हंसता है और बताता है कि कोमोरी के लेट उठने की वजह से उसका बेड मीटिंग रूम में हटाकर टेबल बना दिया गया था। टेबल पर अपनी जगह लेते हुए कोमोरी को पता चलता है कि एरिका की एक क्रूशल घोषणा के चलते बैठक फोर्ट्रेस सिटी फौरी में बुलाई गई है। विल सीरियस टोन में एरिका द्वारा अलायंस के विरुद्ध वॉर की डिक्लेरेशन पढ़ता है जिसमें कोमोरी को उसका लीडर नियुक्त किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट कोमोरी पर पड़ता है, लेकिन सिचुएशन को पूरी तरह से समझने से पहले ही वो कार्ला से अपनी रीसेंट मुलाकात के बारे में न्यूज़पेपर्स में छपे आर्टिकल्स का हवाला देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करती है। अपने आसपास मौजूद ऑडियंस के ग्रेविटी को तुरंत समझते हुए कोमोरी अपनी गलती सुधारती है और कहती है कि अब उसका इरादा अपने एनिमीज के खून से एक पॉन्ड बनाना है। एम्प्रेस अपने स्पाइस द्वारा इकट्ठा की गई इंटेलिजेंस का खुलासा करती हैं और क्लेम करती हैं कि एरिका के सभी 8 कमांडर्स फौरी पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो आसन्न वॉर के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं जिसमें एडवांसिंग एनिमी फोर्सेस का अनाहिलेशन और उनके मिलिट्री बेस का डिस्ट्रक्शन है। कार्ला भी बीच में बोलती हैं और डेड्रीम पैराडाइज तक पहुंचने वाली इलीगल रिचुअल सप्लाईज के बारे में अतिरिक्त जानकारी देती हैं। वो प्रपोज करती हैं कि 6 नेशंस के सामने इसका प्रूफ पेश करने से मैड हार्ट को सरेंडर स्वीकार करने पर मजबूर किया जा सकता है। अपनी स्ट्रैटेजी को अंजाम देने के लिए कार्ला ऑफेंसिव और डिफेंसिव टीम्स में बंटने का सजेशन देती है। धमाका, कमरे में अचानक एक एक्सप्लोजन होता है जैसे कोई मैजिकल फायरवर्क शो बिगड़ गया हो और सब कुछ केओस और रूइन में बदल जाता है। लेकिन वरी मत करिए क्योंकि विलेज और सकोना जो क्विक रिस्पॉन्स वाली डुओ हैं मैजिकल बॉडीगार्ड्स की तरह कोमोरी को हार्म से बचाने के लिए झपट्टा मारते हैं। सिक्योरिटी फर्स्ट फ्रेंड्स। इतने में इस मिस्टीरियस तबाही की तमाशबीन टिया और मेल्का चौथी और पहली यूनिट्स द्वारा एरिका के शहर को घेरते हुए देखती हैं। उनके फेसेस पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी मैजिकल ग्लिच नहीं है। लूमिंग थ्रेट ने उन्हें स्क्रैचिंग देयर हेड्स पर मजबूर कर दिया है और उन चैलेंजेस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है जो कन्फेटी स्टोम की तरह शहर पर टूट पड़ने वाले हैं। सरप्राइजिंगली रूम के डिस्ट्रक्शन के बीच काम नेचर्ड क्रिम्सन लॉर्ड्स विस्फोट के बाद खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इस मुहिम के बीच एम्प्रेस को एरिका के प्रेसिडेंट मैड हार्ट का फोन आता है। शहर के बाहर सोल्जर्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में कूल टोन में पूछताछ करते हुए एम्प्रेस को मैड हार्ट का शहर पर कब्जा करने का बोल्ड अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है। हालांकि वो एक टेम्पटिंग प्रपोजल रखता है जिसके तहत एम्प्रेस को शहर के डार्क कोर का सीक्रेट उजागर करने के बदले सोल्जर्स को वापस बुलाना होगा। एम्प्रेस इससे अनअफेक्टेड मैड हार्ट के कॉमनवेल्थ, लैप्लेको हानपायर और मैजिकल लैंड्स के साथ अलायंस को महज एक जोक समझकर डिसमिस कर देती हैं। वो मैड हार्ट को मॉक करती हैं और प्रोवोकेटिव अंदाज में पूछती हैं कि क्या वो अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहे हैं कि क्या जवाब देना है। एक स्ट्रेटेजिक मूव उठाते हुए वो कमरे में रखे एक्सप्लोसिव्स को एक्टिवेट कर देती हैं जिससे वॉर की ऑफिशियल शुरुआत का संकेत मिलता है। दूर से एक्सप्लोजन देखकर ऑडियंस प्रेसिडेंट ऑफिस के शैटर्ड मैजिकल बैरियर को देखकर थ्रिल्ड होते हैं। ये मोमेंट एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत का प्रतीत है क्योंकि मोलनाइट एम्पायर वॉर में उतरने के लिए अपनी रेडीनेस प्रदर्शित करता है। विल तेजी से कोमोरी को सेफ प्लेस पर पहुंचाता है और मैस्केरल समय पर इंटरवीन करके उन्हें एक इनकमिंग अटैक से बचा लेता है। अपनी नजरों से ओझल हो जाने के टफ ऑर्डर्स के साथ मैस्केरल का सामना एक और कमांडर हीलिया से होता है जो कॉमनवेल्थ के 6 आर्कटिक लॉर्ड्स में से एक फॉर्मिडेबल लीडर है। हीलिया की फोर्सेस किले के गेट्स में घुस जाती हैं। उनके साथ लीलो के जिराफ वॉरियर्स भी हैं जिनकी नेक्स उनके रास्ते में आने वाली हर चीज पर हैवॉक ढाती हैं। कोमोरी की फोर्सेस इनकमिंग थ्रेट पर अटैक करती हैं लेकिन उन्हें तुरंत रिट्रीट करना पड़ता है। एक टैक्टिकल मूव चलते हुए विल कोमोरी को रिमोट कंट्रोल थमा देता है जिससे एक लैंडमाइन ब्लास्ट हो जाती है और अपोजिंग कैप्टन हार जाता है। जैसे ही एरिका की ट्रूप्स किले में घुसती हैं कोमोरी की फोर्सेस अन्य लॉर्ड्स के साथ उसकी डिफेंस के लिए जुट जाती हैं। इस केओस के बीच नेलिया प्रकट होती है और कोमोरी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। नेलिया बताती हैं कि उनका डेस्टिनेशन डेड्रीम पैराडाइज था लेकिन मैड हार्ट द्वारा ट्रांसफर गेट को डिस्ट्रॉय करने के कारण वे एक अननोन जगह पर पहुंच गए। कोमोरी को काम रहने का आग्रह करते हुए नेलिया एक सरप्राइजिंग रिवेलेशन करती है। वो कोमोरी की मदर की फॉर्मर स्टूडेंट हैं और वे पहले मोलनाइट एम्पायर और एरिका एम्पायर के संयुक्त एक्सचेंज सेरेमनी में मिले थे। कल्पना कीजिए कि छोटी कोमोरी और नेलिया स्वीट से गिरी हुई एक स्वीट मोमेंट साझा कर रही हैं। आंखों में स्टार्स लिए नेलिया कोमोरी की मदर की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाती, जो एक ग्रेट अचीवमेंट है और जिन्होंने लगभग सभी 6 देशों पर अपनी मार्क छोड़ी है। स्वीट्स और प्रेज, एकदम परफेक्ट मेल। इस मजेदार कॉन्वर्जेशन के बीच क्यूरियस मैजिशियन नेलिया $1 मिलियन क्वेश्चन पूछती है कि अरे कोमोरी, क्या तुम खुद को अपनी महान मदर की तरह कमांडर बनते हुए देखती हो? तभी कोमोरी एक अलग ड्रीम दिखाती है जिससे नेलिया सरप्राइज होकर आंखें फाड़े रह जाती है। सीधे कॉन्फ्रंटेशन और वॉर के विचार को नापसंद करते हुए कोमोरी
यूनिटी के जरिए वर्ल्ड सुप्रीमेसी हासिल करने का अपना विजन साझा करती है। वो हार्मनी को बढ़ावा देने और दुनिया में सभी को एक साथ मिलकर रहने में विश्वास रखती है। एक हार्ट टचिंग मोड़ में कोमोरी नीलिया की ओर दोस्ती का हैंड बढ़ाते हुए आगे के जर्नी में दुश्मनी की बजाय दोस्त बनने की इच्छा जाहिर करती है। मैड हार्ट नीलिया को पकड़ लेता है और उसे वैम्पायर्स के साथ कॉन्स्पिरेसी करने के बारे में वार्निंग देता है और उनके बीच एग्जिस्टिंग क्रैक्स पर जोर देता है। उसकी कॉशन के बावजूद लड़कियां अविचलित और इस बात पर अड़ी रहीं कि ये पार्टी नए फ्रेंड्स बनाने का एक मौका है और इसमें सभी का वेलकम होना चाहिए। कोमोरी बेपरवाह होकर उसे पुडिंग देती है और उसकी हिपोक्रेसी की ओर इशारा करती है। जैसे ही मेमोरीज ताजा होती हैं, कोमोरी पहचान जाती है कि नीलिया वही लड़की है जिसके साथ उसने पुडिंग खाई थी। नीलिया पार्टी के बाद इवेंट्स के एक ट्रेजिक ट्विस्ट का खुलासा करती है। उसके फैमिली को कूप का सामना करना पड़ा और मैड हार्ट ने प्रेसिडेंशियल पद ग्रहण कर लिया, जिससे नीलिया को अपनी नोबिलिटी खोनी पड़ी। अपने राइट्स वापस पाने के लिए डिटरमाइंड नीलिया मैड हार्ट के क्राइम्स का पर्दाफाश करने और प्रेसिडेंट बनके एरिका को रिफॉर्म करने की अपनी प्लान बताती है। एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट में कोमोरी नीलिया के प्रपोजल पर सहमत हो जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल हैंडशेक की बजाय वो इसे ट्रेडिशन बताते हुए किस लेती है। गटरूट प्रोटेस्ट करती है, लेकिन नीलिया उसे इग्नोर कर देती है। फिर नीलिया कोमोरी और विल से वॉर खत्म करने में मदद करने के लिए अपने सर्वेंट बनने का रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वे फर्मली मना कर देते हैं। रेंसवर्थ को नीलिया के बिट्रेयल का पता तब चलता है जब उसके सोल्जर्स एक्शन के तरीके पर क्वेश्चन करते हैं। गुस्से से भरकर वो अपने सोल्जर्स को टेरिडोमेरी का परस्यूट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। नीलिया पर गुस्सा जाहिर करता है और उसे अपने व्रेथ से बचने की उम्मीद न रखने की वार्निंग देता है। इंटेंस बैटल में मास्केरल हेलिया पर अटैक करती है। वो हेलिया से अपनी डिफेंस करने की पूरी कोशिश करती है और उस पर एक फास्ट बीम फेंककर काउंटर अटैक में सक्सेसफुल हो जाती है। हालांकि हेलिया उसे अपनी गन से रोक लेती है। मास्केरल इस इंटेंस फाइट में पूरी तरह एग्जॉस्टेड होने के बाद भी अपनी डिफेंस कम नहीं होने देती। हेलिया उनके इनकाउंटर को एक्सेप्ट करते हुए अनाउंस करती है कि वे फिर मिलेंगी और टेलीपोर्टेशन के जरिए डिसअपीयर हो जाती है। हेलिया के चले जाने के बाद मास्केरल तुरंत एम्प्रेस को सिटी की सक्सेसफुल डिफेंस की इंफॉर्मेशन देती है। हालांकि स्ट्रीट्स पर फैली हॉरिफिक रियलिटी, जहां सभी जगह कॉर्पसेस बिखरी पड़ी हैं, उसकी विक्ट्री को टेंट करती है। इस बीच डॉल्फिन सेकुना को एम्प्रेस के डायरेक्टिव्स के बारे में बताती है। आगे बढ़ने से पहले कोमोरी को खोजो। कोमोरी के बारे में इंटरोगेशन करते हुए सेकुना को पता चलता है कि कोमोरी की बॉडी पर एक लोकेटर लगा है। दोनों मिलकर ट्रांसमीटर की मदद से कोमोरी को ढूंढने की तैयारी करते हैं, एक ऐसा डिवाइस जिसका इस्तेमाल सेकुना हर समय उस पर नजर रखने के लिए करती है। डे ड्रीम पैराडाइज के पास एक होटल में कोमोरी और उसके कंपेनियंस अपनी ट्रबल्स पर डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। नीलिया सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की अपनी प्लान बताती है और बताती है कि जेरा एलुका के आसपास का सारा डार्कनेस का सेंटर यही है। वो मैड हार्ट के हेनस क्राइम्स का रिवीलेशन करती है और रॉयल फैमिली के इम्प्रिजन्ड सपोर्टर्स पर उसके एक्सपेरिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन देती है। विल ये जानकर हैरान हो जाती है और गटरूड बताती है कि वो अपने रिकोलेसेंस मिशंस के दौरान टावर से चीखें सुनती है। नीलिया आगे कहती है कि रिचुअल सप्लाईज भी वहां स्मगलिंग से पहुंच रही हैं। विल बताता है कि लोगों पर रिचुअल सप्लाईज का इस्तेमाल करने से कोर इम्प्लोजन अवेकन हो सकता है, जैसे नीलिया को लगता है कि मैड हार्ट को और ज्यादा पावर मिल सकती है। लेकिन कोमोरी ध्यान नहीं देती क्योंकि वो ये सोचने में बिजी है कि क्या ऑर्डर करे। नीलिया उससे एंग्री हो जाती है और कार्ला की ओर मुड़ती है, जो पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान सो रही थी। गटरूड उसे जगाती है और नीलिया उन्हें यूजलेस कहती है। इस बीच मैड हार्ट रेंसवर्थ को कोमोरी और नीलिया का परस्यूट करने का ऑर्डर देता है और उसे उसके बारे में बताता है कि वो डे ड्रीम यूनिट को ऑर्गेनाइज करेगा, जिसकी कमांड वो उसे देना चाहता है। डे ड्रीम पैराडाइज पहुंचते ही लड़कियां जाग जाती हैं और देखती हैं कि रेंसवर्थ नीलिया पर अटैक कर रहा है। वे तुरंत खिड़की से बाहर जंप करती हैं और स्मोक बॉम्ब्स का यूज करके एस्केप करती हैं। विल कोमोरी को ले जाता है और कार्ला को डेड स्टेट में छोड़ देता है। हाँ, तो माना जा रहा है कि इस छोटी सी खिड़की से गिरने के बाद उसने एक्सीडेंटली खुद को मार लिया है, लेकिन रेंसवर्थ तुरंत उन्हें पकड़ लेता है और विल को इंजर्ड कर देता है। साथ ही ये भी कहता है कि जीतने पर वो कोमोरी को अपना स्लेव बना लेगा। हालांकि डॉल्फिन उसे रोक लेती है, जो सेकुना और कोमोरी की यूनिट्स के साथ आती है। कोमोरी गैंग को देखकर एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाती है और सेकुना को हक करने के मूड में आ जाती है और कॉन्फेटी की तरह हैप्पीनेस बिखेरती है। लेकिन विल को जेलसी होती है और वो हक का रिवॉर्ड मांगती है। वो उसे अश्योर करती है कि वो एनिमीज से डील करने के लिए पूरी तरह रेडी है ताकि वो बच सके। इस बीच कोमोरी का पूरा ध्यान डे ड्रीम पैराडाइज पहुंचने पर है। इसी बीच एरिका के सिटीजन्स मैड हार्ट और वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट पर अपने पीसफुल कंट्री को उसकी प्रीवियस स्टेट में वापस लाने का प्रेशर बना रहे हैं।
मेल्का और टिया पूरे इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये ज़ेरा एरुका का डाउनफॉल का कारण बन सकता है। टिया सोचती है कि जब उनका ध्यान एम्पायर पर होना चाहिए तब वो एरिका में क्यों है, लेकिन मेल्का उसे बताती है कि वो वहाँ एक ऐसी स्टोरी कवर कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। टिया बताती है कि एरिका में उनकी न्यूज़ को गार्बेज माना जाता है, लेकिन मेल्का उसे बताती है कि उसका वीडियो कैमरा सभी के लिए फुटेज का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर रहा है। वो ज़ेरा एरुका की बिगेस्ट सीक्रेट को एक्सपोज करने और 6 नेशंस को इसके बारे में बताने का डिसीजन करती है। दूसरी ओर कोमोरी की यूनिट रेंसवर्थ से पूरी तरह हार जाती है, जो रेंसवर्थ उनके लिए ट्रबल बनने के लिए ट्रिवियन समझता है और नीलिया का परस्यूट करने की तैयारी करता है। फिर वो उसकी लेटेस्ट लोकेशन के बारे में फोन करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो जल्द ही डे ड्रीम पैराडाइज पहुंच जाएगी। लेकिन सकुना उसका पैर पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है। बिना किसी रिग्रेट के वो बेचारी सकुना पर ब्लेड से स्ट्राइक कर देता है। अपनी नेफेरियस योजना पर पूरा भरोसा रखते हुए वो एबरक्रॉम्बी की स्क्वाड द्वारा कोमोरी और नीलिया पर किए जाने वाले अटैक की बात बताता है। अचानक सबकी नजर एबरक्रॉम्बी के लाइफलेस शरीर पर पड़ती है, जो किसी सोल्जर जैसा लग रहा था और जिसके चारों तरफ सॉर्ड्स निकली हुई थी। ऐसा लगता है कि एम्बुश का ये अटैक उल्टा पड़ गया। विल जल्द ही समझ जाता है कि इसके पीछे सकुना का हाथ है और उसे याद आता है कि एम्प्रेस ने सकुना का इस्तेमाल कैसे युद्ध शुरू करने के लिए किया था। विल बताता है कि कैसे सकुना ने कनिंग तरीके से कोर इम्प्लोजन का इस्तेमाल करके एबरक्रॉम्बी के मेन को आपस में लड़वा दिया, जिसने एक डिस्ट्रक्टिव इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसने दोनों साइड्स का सफाया कर दिया। एबरक्रॉम्बी के जाने के बाद लड़कियों के लिए डे ड्रीम पैराडाइज का रास्ता खुल गया है। अंदर वे प्रिजनर्स और क्रूएल एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। जस्टिस की भावना से प्रेरित होकर नीलिया प्रिजनर्स को फ्री करने का डिसीजन लेती है। एक महत्वपूर्ण मोमेंट पे गर्ट्यूड नीलिया को कीज दे देती है। हालांकि कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब गर्ट्यूड प्रिजनर्स को रिलीज करने के विचार को रिजेक्ट कर देती है और उन्हें प्रेसिडेंट की डिसोबीडियंस करने के लिए फूल्स कहती है। वो कीज छोड़ देती है और नीलिया पर नाइफ से अटैक कर देती है। पता चलता है कि वो गर्ट्यूड रेंसवर्थ है जो 8th यूनिट की लीडर है। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गर्ट्यूड उस पर भी अटैक कर देती है। गर्ट्यूड सारी बात रिवील करती है कि वो नीलिया के साथ मैजिकल स्टेयरकेस जैसा बिहेवियर होते नहीं देख सकती। टेंशन इतना बढ़ जाता है कि नीलिया टूटने की वर्ज पर पहुंच जाती है। हालांकि कोमोरी इस क्रुएल्टी को देखकर डिटरमिन्ड होकर आगे आती है। वो एंथुसियाज्म से आर्ग्यू करती है कि नीलिया का ड्रीम ना केवल जीवित है बल्कि रेंसफर्ड जैसे लोगों के प्रति रेजिस्टिव भी है। रेंसफर्ड को काम करने के बजाय कोमोरी का ऑपोजिशन उसे और भी फ्यूरियस कर देता है। कोमोरी अपनी बात पर अड़ी रहती है और उसे पूरा भरोसा है कि नीलिया रेंसफर्ड जैसे किसी के सामने नहीं झुकेगी। कोमोरी का फर्म रिजॉल्व उसे रेंसफर्ड से अपॉलजी मांगने के लिए इंस्पायर करता है। जवाब में रेंसफर्ड अपना आपा खो देता है और नीलिया पर वायलेंट अटैक कर देता है। उसकी क्रूएल्टी के परिणाम तब क्लियर रूप से सामने आते हैं जब इंजर्ड नीलिया को ब्लड कॉफ होने लगती है। हालांकि एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब रूम में एक मिस्टीरियस फॉग छा जाता है जो सकुना के आने का सिग्नल देता है। गर्ट्यूड जो एक इमिनेंट थ्रेट को सेंस कर रही है, रेंसवर्ड को एक अपकमिंग अटैक के बारे में अलर्ट करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये थ्रेट उन मैन से आ रहा था जो सकुना का परस्यूट कर रहे थे। गर्ट्यूड सकुना से एनकाउंटर की तैयारी कर रही है और रेंसवर्ड को डे ड्रीम यूनिट की कमांड संभालने का इंस्ट्रक्शन देती है। नीलिया इस यूनिट के स्ट्रक्चर को लेकर कंफ्यूज्ड है। तभी रेंसवर्ड इसकी सीक्रेट डेवलपमेंट का रिवील करता है, जिसमें 5000 इन्फ्लुएंशियल एलीट सोल्जर्स शामिल हैं। मिसचीफ के मास्टर मैड हर्ट को एम्प्रेस अचानक मिलने आती हैं, जो कैसे निंजा बनकर उसके सीक्रेट हाइडआउट में घुस जाती हैं। एम्प्रेस एकदम काम एक धमाका करती हैं। वो कहती हैं, हाय मैड हर्ट, डार्क कोर का सीक्रेट जानना चाहते हो? फिर वो उसे बताती हैं कि उसके वॉर ब्लेड्स उनसे हमेशा हारते रहेंगे। तो मैड हर्ट उन्हें डे ड्रीम यूनिट के बारे में बताता है, जिसके हर सोल्जर की शक्ति एक जनरल के बराबर है। नीलिया खुद को यूजलेस समझती है। उसे लगता है कि हालात बिल्कुल होपलेस हैं, लेकिन कोमोरी उससे कहती है कि जब तक वो कोशिश नहीं करेंगी तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन जीतता है। नीलिया को लगता है कि उसका टारगेट बस एक ड्रीम है, लेकिन कोमोरी उससे कहती है कि हालांकि पहली एनकाउंटर में उसने उसे फूल समझा था, लेकिन उसे बेटर तरीके से जानने के बाद उसने नीलिया की सोच के अनुसार चलना शुरू किया और उसे हार न मानने के लिए कहा। वो नीलिया को अपना ब्लड चूसने के लिए कहती है कि ये वैम्पायर्स का एक तरीका है दूसरों पे अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए, और वो उसका साथ देने का प्रॉमिस करती है क्योंकि वो उसे एक फ्रेंड के रूप में देखती है जिसके साथ वो दुनिया जीत सकती है। नीलिया उसकी बातों से इम्प्रेस्ड होती है और कहती है कि वो उसका ट्रस्ट एक्सेप्ट करेगी। उसके पास उसका थोड़ा ब्लड है और इससे उसे यूलेन की कोमोरी के बारे में बात करते हुए एक मेमोरी आती है। हमारे सेज यूलेन ट्रबल सम कोमोरी को देखते हैं, लेकिन ये जान लीजिए यूलेन प्रेडिक्ट करता है कि मिसचीफ के मास्टर कोमोरी एक दिन एम्पायर का स्टार प्लेयर बनेगा। इसी बीच नीलिया जीत के लिए रेडी होकर उठती है और कोमोरी से कहती है,
गेट रेडी पार्टनर। रेंस ऑर्डर्स देते हैं सोल्जर्स को दीवार को स्किलफुली तोड़ने का। तभी स्वैगर एम्परर मैटर का अराइवल होता है, जो एम्प्रेस से सरेंडर की डिमांड करता है और अपनी फॉर्मिडेबल एलीट आर्मी का बखान करता है। हालांकि एम्प्रेस उसकी थ्रेट्स को रिजेक्ट करते हुए कहती हैं कि पेन और वायलेंस में बनी ये स्क्वाड उनमें फियर पैदा नहीं कर सकती। वो जोर देकर कहती हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव मैटर की डेथ का विटनेस बनना है, जिससे मेल्का के ब्रॉडकास्ट के लिए स्टेज तैयार हो सके, जो मैटर की विकेट प्लान्स को दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा। नेलिया अपने कोर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करके प्रिजनर्स को फ्री करने के लिए फ्लाई करती है। गर्ट्यूड नेलिया के एफर्ट्स पर डाउट करते हुए उन्हें यूजलेस मानता है और मैटर को डिफीट करना इम्पॉसिबल होने की वार्निंग देता है। फियरलेस होकर नेलिया गर्ट्यूड से उसके बीट्रेयल के बारे में पूछती है, उसकी सॉर्ड को स्लैश करती है और एक पावरफुल पंच मारती है। गर्ट्यूड अपने पेनफुल पास्ट का रिवील करती है और बताती है कि उसने अपने ब्रदर से अब्यूज सहा था। नेलिया की काइंडनेस से इंप्रेस्ड होकर गर्ट्यूड उसे इस पेन से बचाने की कोशिश करती है। नेलिया ने जवाब दिया कि अपने ब्रदर के पेट की तरह बिहेव करना ट्रू पीस नहीं है, लेकिन नेलिया, जो एक वाइज इंसान है, गर्ट्यूड के इंटेंशन समझ जाती है। डोंट वरी गर्ट्यूड, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो रिप्लाई करती है, उसे फॉरगिव करती है और खुलकर बात करने का इन्विटेशन देती है। इस जेस्चर से इंप्रेस होकर गर्ट्यूड अपनी अनवेवरिंग लॉयल्टी का प्रॉमिस करती है और खुद को नेलिया की ग्रेटेस्ट सर्वेंट घोषित करती है। कार्ला इंपल्सिव एक्शन के बजाय स्ट्रेटेजिक अप्रोच अडॉप्ट करने का सजेशन देती है। नेलिया मैटर के खिलाफ ग्लोबल यूनिटी की नीड समझते हुए कोमोरी से डिस्कस करने का डिसीजन लेती है। हालांकि सेकुना नेलिया पर डिस्ट्रस्ट करते हुए उसका पाथ ब्लॉक कर देती है। नेलिया एक सरप्राइजिंग कनेक्शन का रिवील करती है और क्लेम करती है कि उसका कोमोरी, स्टनिंग विल और सेकुना के साथ ब्लड रिलेशन है। अपने लाई का रियलाइजेशन होने पर नेलिया अपना हैंड काटकर कोमोरी को देती है, अपनी इनक्रेडिबल पावर और उसका ब्लड पीने की ट्रांसफॉर्मेटिव एबिलिटी पर जोर देते हुए। कोमोरी थोड़ी अनसर्टेन लेकिन सिस्टरहुड की पावर से इंप्रेस्ड होकर रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करती है। जैसे ही वो नेलिया का ब्लड पीती है, मैजिक एक्टिवेट होता है। वो नई पावर की ग्लो में फ्लोट करती हुई हवा में तैरती है और एक सॉर्ड समन करती है, जो लगभग एक डिवाइन लाइट शो जैसा काम करती है। एक ड्रामेटिक ट्विस्ट में मिल्का कोमोरी को अनएक्सपेक्टेड सेवियर घोषित करती है, जिससे व्यूअर्स में एस्टॉनिशमेंट छा जाती है। लोग, जो शायद बस एक नॉर्मल ट्यूसडे की उम्मीद कर रहे थे, सडनली खुद को नई होप से भर पाते हैं, और ये सब पावर के एक सिस्टरली सिप की बदौलत होता है। सुपर हीरो पेयर वाले कॉर्नर में टायर्ड लेकिन फिर भी अपनी हैट्स पहने हुए मास्करेल और हेल्डियस लोगों के साथ एक्सीलेंट रेस्क्यू और इवैक्यूएशन का गेम प्ले करने के बाद खुद को वीक पाते हैं। लेकिन सडनली मेलन कॉन्टे, जो इस समय की अनएक्सपेक्टेड हीरोइन है, का अराइवल होता है। अपनी कॉस्मिक रिस्ट के एक फ्लिक से वो पावरफुल एक्सप्लोजन के साथ सोल्जर्स को स्टार्टल्ड पिजन्स की तरह स्कैटर कर देती है। एक टेलीपोर्टेशन के मैग्निफिसेंट सीन में वो 5th यूनिट की कमांड संभालते हुए तेजी से आगे बढ़ती है, मानो वो किसी कॉस्मिक सिम्फनी का कंडक्ट कर रही हो। मेलन कॉन्टे रेन्सवर्थ के पास टेलीपोर्ट हो जाती है और अपने पास्ट सिंस का अटोनमेंट करने के लिए उसे मारने का इंटेंट दिखाती है। हालांकि वो अंत में उसे कोमोरी के पास छोड़ने का डिसीजन लेती है, जो अपनी गोल्डन सॉर्ड से तेजी से स्ट्राइक करती है। इसी बीच नेलिया का सामना रेन्सवर्थ से होता है, जो उसे हैप्पीनेस का प्रॉमिस देकर अपने साथ आने के लिए परसुएट करने की कोशिश करता है। वो फॉर्मली उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कोमोरी के साथ फाइट करने की अपनी लॉयल्टी डिक्लेयर करती है। रेन्सवर्थ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो इजीली उसकी सॉर्ड्स को स्लाइस कर देती है। नेलिया अपना ब्रॉडकास्ट जारी रखती है, लोगों को स्टैंड अप करने के लिए इंस्पायर करती है, जबकि मैड हार्ट डिसबिलीफ से देखता है। एम्प्रेस पूरी कॉन्फिडेंस से मैड हार्ट को बताती है कि कोमोरी लोगों के हार्ट्स का लीडरशिप करेगी। जैसे ही उसका स्क्वाड उसके पास टेलीपोर्ट होता है, कार्ला अपने सोल्जर्स के साथ पहुंचती है और उसे फाइट में ज्वाइन करने का ऑर्डर मिलता है। हेलिया भी बैटलफील्ड में एंटर करती है, लेकिन रिसेंट इवेंट्स को समझकर वो एरिका को अपना एनिमी डिक्लेयर करती है। रेन्सवर्थ लगातार नेलिया को लोअर दिखाता है, लेकिन वो उसे डिफीट करने के लिए डिटरमिन्ड रहती है। कोमोरी उस पर शॉट थ्रो करती है, लेकिन नेलिया बीच में आकर रेन्सवर्थ को सामना करने की इच्छा एक्सप्रेस करती है। वो अपने सोल्जर्स को नेलिया को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है और अपना फोकस कोमोरी की तरफ शिफ्ट करता है। अपनी कोर इम्प्लोजन पावर को एक्टिवेट करते हुए वो स्टील में बदल जाता है और क्लेम करता है कि उसके अटैक्स यूजलेस होंगे। हालांकि उसे ये देखकर सरप्राइज होता है कि सॉर्ड उसे इजीली पियर्स कर देती है। कोमोरी सॉर्ड्स की शॉवर से रेन्सवर्थ को चारों तरफ से इंजर्ड कर देती है, जिससे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। एक पॉइंटेंट फ्लैशबैक में यंग रेन्सवर्थ अपनी सिस्टर की प्रोटेक्शन करते हुए बुलिंग सहता है। मिली रिवेंज ड्रिवन डूड से, जो अरोगेंट नोबल्स के खिलाफ रिवेंज की फायर में जलकर आगे बढ़ने और सोल्जर बनने का डिसीजन करता है। नेलिया का एंट्री होता है, जो उसकी कैपेबिलिटी रिकॉग्नाइज करती है और ओपन हार्टेडली उसका वेलकम करती है। कोमोरी उसे अपनी सॉर्ड से स्ट्राइक करते हुए रिपेंट करने के लिए कहती है और मैड हार्ट उसकी कामनेस को साइलेंटली विटनेस करता है। कोमोरी की पावर देखकर वो पैनिक करता है, इसलिए एम्प्रेस उसे बताती है कि वर्ल्ड डोमिनेशन का उनका गोल एक आइडियल वर्ल्ड बनाना है, जहां लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें। मैड हार्ट उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता,
कहता है कि लोग सेल्फिश होते हैं, लेकिन मैड हार्ट उसे बताती है कि कोमोरी डिफरेंट है और उसका गोल लोगों के हार्ट्स को सही डायरेक्शन में लीड करना है। वो उसे बताती है कि कारी के द्वारा रेस्क्यूड लोग दूसरों को कंट्रोल करने का आइडिया भूल जाते हैं और ऐसे और लोगों के साथ वे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। कोमोरी नेलिया के साथ उसकी विंडो के बाहर अपीयर होती है और वे अपनी शॉट्स मिलाकर एक मैसिव लाइट बीम बनाती हैं जो उस पर पड़ती है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में मिलकर युद्ध की समाप्ति की खबर देता है और बताता है कि मैड हार्ट गायब हो गया है। नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं। डेमोक्रेसी, वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जिसकी हम सभी को जरूरत थी। इसी बीच थ्रोन रूम में जहां ड्रामा काम रहता है, नेलिया खड़ी है, अपने पैर टैप करते हुए सोच रही है कि जेरेड फैशन के हिसाब से क्यों लेट आया। जेरेड की बजाय उसके लॉन्ग लॉस्ट फादर शाही अंदाज में एंट्री करते हैं। एक हार्ट टचिंग रियूनियन में नेलिया दौड़कर उसे हक करती है और पहले ना बचा पाने के लिए अपोलोजाइज करती है, लेकिन पापा हीरो उसे इग्नोर करते हैं और एक एक्सेप्शनल वॉरियर बनने के लिए उसकी प्रेस करते हैं। 1 महीने बाद कोमोरी का स्क्वाड एनिमी सोल्जर्स के साथ इंटेंस बैटल में उलझा हुआ है और साथ ही खुद कोमोरी से हेडपेट करने के प्रेस्टिजियस रिवॉर्ड के लिए भी कंपटीशन चल रही है। ये रिवेलरी इतनी फियर्स हो जाती है कि स्क्वाड के मेंबर्स एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे कोमोरी हैरान और कुछ हद तक सैडेंड हो जाती है। इस केओस के बीच नेलिया कोमोरी के सामने अपीयर होती है और वर्ल्ड पर रूल करने और पीस एस्टैब्लिश करने के लिए एक पार्टनरशिप की कल्पना करते हुए उसे अपनी सर्वेंट बनने का प्रपोजल देती है। हालांकि बिल बीच में आता है और नेलिया पर कोमोरी का ब्लड पीने के एरोगेंस का आरोप लगाता है। जेलसी और डिटर्मिनेशन से मोटिवेटेड होकर बिल कोमोरी के प्रेशियस ब्लड की लास्ट ड्रॉप तक एक्सट्रैक्ट करने की अपनी प्लानिंग की आउटलाइन तैयार करती है। सेकुना तुरंत बिल के साथ सॉलिडेरिटी में शामिल हो जाती है और एक्सप्रेस करती है कि वो नहीं चाहती कि कोई और कोमोरी के ब्लड पीने के यूनिक प्रिविलेज का हिस्सा बने। ये कियोटिक सीन और भी इंटेंस हो जाता है जब वे कलेक्टिवली तेरिदामरी से एक चॉइस लेने की रिक्वेस्ट करते हैं और उसे उनमें से किसी एक के साथ जुड़ने के लिए मजबूर करते हैं। मीनवाइल ट्रैप्ड कोमोरी एक इंटरनल स्ट्रगल से जूझती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपके कमेंट्स देखकर और भी अच्छा लगता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।